नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया हैं, अपनी सेहत का ध्यान अच्छे से रख रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के दिन की एक कोट के साथ। तो बिल गेट्स के द्वारा ये बात कही जा रही है, जो उनका खुद का एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आई फेल्ड इन सम सब्जेक्ट्स इन एग्जाम बट माई फ्रेंड पास्ड इन ऑल। नाउ ही इज एन इंजीनियर इन माइक्रोसॉफ्ट एंड आई एम द ऑनर ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट। तो ये माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन यूएसए में ये काफ़ी बड़ी कंपनी है। पिछले कुछ सालों तक ये टॉप पर रहे हैं। जब यहाँ पर हम गणना करते हैं कि जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी, टॉप पर ये रहे हैं बिल गेट्स। तो ये एक यहाँ पर कंप्यूटर प्रोग्रामर थे। तो 1998 1999 के आसपास की बात है, जब इन्होंने अपना ये विंडो प्रोग्राम बनाया था माइक्रोसॉफ्ट का, जिसके चलते आपका जो लैपटॉप है, कंप्यूटर जो ऑपरेट कर पाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था। इसके बिना आप कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह चला ही नहीं पाओगे। ओके, तो गिने चुने ही ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है दुनिया में। एक माइक्रोसॉफ्ट है जिसकी अप्रोच काफ़ी बड़ी है। इसके अलावा यहाँ पर दो तीन करके यहाँ पर और है जिनका की यूसेज होता है। ओके, तो अभी काफ़ी बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट अभी भी इनके पास है। तो अभी भी 146 बिलियन डॉलर के आसपास की इन्वेस्टमेंट बिल गेट्स के पास अभी भी है। ओके, तो देखो, ये जो ऑनर की हम बात करते हैं ना इकोनॉमिक्स में, ऐस वैसे कोई भी ऑनर नहीं होता है, मतलब कि किसी भी एंटरप्राइज का, क्योंकि बड़े पैमाने पर इतनी जो रकम रखी होती है इन्वेस्टर्स का पैसा होता है सारा। तो ये सभी प्रमोटर्स होते हैं अपने अपनी कंपनीज के। से अगर माइक्रोसॉफ्ट है तो आइडिया था इनका कि मैं ये कंप्यूटर प्रोग्रामर हूँ, तो मैं इस तरीके से ऑपरेटिंग विंडो बनाऊँ। तो इन्वेस्टमेंट आई इनके पास, तो इनका काम चल पड़ा। ओके, तो ये इन्वेस्टमेंट होती है। ओके, तो जिसके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ जाती है तो वैसे उसको ये कह दिया जाता है कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। ओके, तो ये पैसा निकल भी जाता है बहुत जल्दी। जैसे एलॉन मस्क की मैं बात करूं, तो वो एक डेढ़ हफ्ते के लिए दुनिया के अमीर आदमी बने थे, बाद में फिर दोबारा से जो अमेजोन के जो फाउंडर हैं वो दोबारा से टॉप पर आ गए। तो ये इन्वेस्टमेंट के ऊपर होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, ये फ्रंट पेज है आज के न्यूज़पेपर का और ये है एडिटोरियल वाला पेज। ओके, तो यहाँ पर भी कुल मिलाकर चार एडिटोरियल्स हैं। और चार में से दो एडिटोरियल्स में यहाँ पर चाइना के बारे में बात कर रहे हैं कि चाइना कैसे चैलेंज के तौर पर जो है उभर रहा है दुनिया के लिए भी और भारत के लिए भी। और इसके चलते हम ये वाला आर्टिकल जो है डिस्कस करेंगे, ये वाला और ये वाला दोनों चाइना के बारे में बात करें तो ये वाला डिस्कस करेंगे हम। और यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कुछ यहाँ पर वेबसाइट्स के बारे में, जीएसटी के रिगार्डिंग यहाँ पर बात हो रही है। ओके, तो उसको डिटेल में चर्चा करेंगे और फिर हम ये वाला जो है ना, रसल बिफोर स्टॉर्म, इस वाले आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो अभी चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज़ एनालिसिस की। और प्रीलिम्स फोकस फैक्ट्स भी आप इसको कह सकते हो। तो ये इस तरीके से हमारा पैटर्न है, कोड सबसे पहले, फिर प्रीलिम्स फोकस फैक्ट्स, फिर एडिटोरियल डिस्कशन। ओके, उससे आपको मेंस आंसर राइटिंग लिखने का आपको एक आइडिया होगा। ओके, तो लास्ट में इकोनॉमिक कंसेप्ट है जो डेली बेसिस पे नया कंसेप्ट जो हम डिस्कस करते हैं। और लेक्चर शुरू करने से पहले लाइक ज़रूर कर दें और शेयर कर दें इसको ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है, वहाँ पर जाइए, चैनल को ज्वाइन करें। वहाँ पर अवेलेबल होता है डेली बेसिस पे पीडीएफ। और चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रीलिम्स फोकस फैक्ट्स के साथ। तो यहाँ पर बात करें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की, तो यहाँ पर 6 महीने में सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो है महंगाई बढ़ चुकी है कंज्यूमर प्राइस के हिसाब से। ओके, दूसरी ओर जो WPI है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, तो मतलब उसकी भी मतलब ना गिनती जो है, ग्रोथ काफ़ी बढ़ती जा रही है। कहने का मतलब ओवरऑल जो महंगाई है वो बढ़ती जा रही है। तो अब यहाँ पर बात की जा रही है कि आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो अभी जो है इंटरवीन कर सकता है। तो यहाँ पर ग्रोथ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है अगर इस तरीके से महंगाई बढ़ती जाएगी। तो अगर महंगाई बढ़ती जाएगी तो लोग चीज़ें नहीं खरीदेंगे। फिर लोग अगर चीज़ें नहीं खरीदेंगे तो फिर जो प्रोडक्शन यूनिट जो चीज़ें बना बना कर रखे हैं तो वो बिकेगी नहीं। बिकेगी नहीं तो फिर फर्दर जो है प्रोडक्शन वो हाल्ट हो जाएगी, रोक दी जाएगी। जब प्रोडक्शन रोक दी जाएगी तो जीडीपी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जीडीपी की तो मेजरमेंट ही हमारी प्रोडक्शन लेवल के हिसाब से होती है कि अलग अलग सेक्टर्स में कितनी प्रोडक्शन की है एक साल में। तो उसी हिसाब से हमारी जीडीपी मेजरमेंट होती है। फिर कंपेयर करते हैं उसी को हम पिछले साल के साथ कि पिछले साल के मुकाबले में प्रोडक्शन कम हुई है या फिर ज़्यादा हुई है। ओके, तो फिर उसी हिसाब से हम एक डाटा देते हैं कि 5% जीडीपी चल रही है या फिर 6%। ओके, तो जैसे अभी 2020-21 का जो जीडीपी का डाटा आया भारत का, वो -7.3% था। तो ये देश के इतिहास में पहली बार है ऐसा कि -7.3% हमारी जीडीपी चली गई हो किसी एक साल में।
तो अभी बात कर रहे हैं रिटेल इन्फ्लेशन। ओके, रिटेल इन्फ्लेशन को हम मेजर करते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से। ओके, तो यहाँ पर बात करें कि मई महीने में ये 6.3% के हिसाब से बढ़ी है महंगाई। ओके, और दूसरा अप्रैल की बात करें तो ये 4.23% के हिसाब से बढ़ी है। ओके, और देखो जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो उसका एक यहाँ पर रेंज है, जैसे 2% से लेकर 6% के बीच में हम यहाँ पर महंगाई को कंट्रोल करके चलते हैं। ओके, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अगर इससे ज़्यादा होती है तो फिर यहाँ पर आरबीआई कुछ मिशन जो है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज करता है कि इस महंगाई को कंट्रोल करके चले। तो अभी ये 6.3% तक जा रही है। और दूसरी वो जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है यहाँ पर, जिसको कि कॉमर्स, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के द्वारा जो है रिलीज किया जाता है। अच्छा, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स जो है कौन से मंत्रालय के तहत काम करता है, आंसर करें कमेंट बॉक्स में। तो इन्होंने भी यहाँ पर 12.94% का इन्फ्लेशन यहाँ पर मई महीने में देखने को मिला है, मई 2021 में, वो ये हाईएस्ट है। ओके, तो जो बेस ईयर मान के चलते हैं ना हम यहाँ पर सीपीआई का और डब्ल्यूपीआई का, वो 2011-12 का है। ओके, तो मतलब एक बेस ईयर मान लिया जाता है अगर जब भी हम कंपैरिजन करते हैं, जो भी जैसे महंगाई बढ़ी है या कम हुई है तो एक बेस ईयर होता है। ओके, मतलब जहां पर महंगाई बिल्कुल कंट्रोल में थी, ठीक है, उसी के साथ कंपैरिजन करके हम डाटा जो आगे देते हैं कि इतने परसेंट महंगाई बढ़ गई, इतने परसेंट कम हो गया, जैसे अभी परसेंटेज में अभी यहाँ पर बात की जा रही है। और इसके अलावा यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो डब्ल्यूपीआई का जो इन्फ्लेशन है मई 2020 की बात करें, पिछले साल के भी यहाँ पर बात कर रहे हैं, पिछले साल के मुकाबले में भी ज्यादा है इस साल महंगाई। तो पिछले साल जो डब्ल्यूपीआई थी वो -3.37% थी, मई 2020 की बात कर रहे हैं। और अभी अप्रैल 2021 में ये 10.49% के आसपास होगी। देखो सीपीआई मतलब जब भी रिटेल इन्फ्लेशन ओवरऑल जो महंगाई हम मेजरमेंट करते हैं ना, तो वो सीपीआई के हिसाब से होती है, ध्यान रखें, वो डब्ल्यूपीआई के हिसाब से नहीं होती है। सीपीआई मतलब जो आपके पास जो प्रोडक्ट पहुंचा है, आपने मार्केट में जाकर, दुकान पे जाकर जो चीज खरीदी है, ओके, तो उसके लिए आपने कितने पैसे दिए। ओके, तो आप ही से पता चलेगा कि महंगाई कितनी है, कि एक जो कंज्यूमर है वो कितना पैसा खर्चा कर रहा है किसी एक प्रोडक्ट को खरीदने में। ओके, तो पिछले 2 महीने पहले कैसे कितना कर रहा था, एक साल पहले कितना कर रहा था। ओके, किसी किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की आप बात कर लो, चाहे आप कोई वॉशिंग पाउडर खरीदने गए हो, चाहे चाय पत्ती खरीदने गए हो, कुछ भी गए हो, ओके, चाहे टूथपेस्ट खरीदने गए हो, तो कितनी महंगाई बढ़ी है। ओके, तो ज्यादातर देखो कंपनीज क्या करती हैं, एक तरीके का ना धोखा देती हैं कंज्यूमर्स को, प्राइस टैग को थोड़ा बहुत उतना ही रखती हैं, क्वांटिटी कम कर देती हैं, तो वो भी फिर महंगाई ही एक तरीके से, कि मतलब चीज महंगी होगी लेकिन आपको पता नहीं चल रहा क्योंकि प्राइस नहीं बढ़ा हुआ। ओके, तो ये सारा सिचुएशन होता है। तो होलसेल जैसे हर एक बड़े शहर में या छोटा शहर हो तो वहां पर एक होलसेल मार्केट होती है जहां पर सामान पहुंचता है। तो उनका काम होता है कि जो छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं उसी शहर में, जहाँ गांव के आसपास के जो एरिया से लोग आते हैं, उनको सामान जो है जल्दी से निकाल देना। ओके, तो यहाँ पर ऐसे होता है कि फैक्ट्री से सीधे सामान यहाँ पर पहुंचता है, जो होलसेल जो आउटलेट्स होते हैं वहां पर, और फिर यहाँ से सामान पहुंचता है जो बाकी के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, जो छोटे छोटे दुकानदार होते हैं वहां तक, तो फिर वो आगे अपने गांव में या शहर में जाके वो चीज को बेचते हैं। ओके, तो यहाँ से भी आप महंगाई को मेजर नहीं कर सकते। महंगाई तभी मेजर होगी जब कंज्यूमर के हाथ में जो चीज जाएगी कि उसको कितनी महंगी मिल रही है, तो इसलिए यहाँ पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है। तो ये देखो, ये ग्राफ है नवंबर 2020 से लेकर मई 2021 तक का। ओके, तो ये आपको एक और डब्ल्यूपीआई के बारे में नजर आ रहा है कि कितना यहाँ पर महंगाई बढ़ चुकी है, और दूसरा जो है वो यहाँ पर परसेंटेज ग्रोथ के हिसाब से पता चल रहा है कि सीपीआई की महंगाई कितनी बढ़ी है। तो अभी क्यों महंगाई क्यों बढ़ रही है, कौन कौन से सेक्टर्स में यहाँ पर चीजें महंगी हो रही है, जैसे यहाँ पर फूड सेक्टर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर फूड प्राइसेस राइज हो रहे हैं। दूसरी ओर जो फ्यूल प्राइसेस है, ठीक है, वो राइज हो रहे हैं, इसी के चलते जो है महंगाई बढ़ती जा रही है। तो देखो ये मेन सोर्स है महंगाई बढ़ने की। अगर ट्रांसपोर्टेशन किसी चीज की होगी तो फ्यूल तो लगेगा ही। तो फ्यूल अगर महंगा होगा तो वही चार्जेस फिर जो है किराए में डाल दिए जाएंगे, तो किराया बढ़ जाएगा। ओके, तो किराया बढ़ जाएगा तो मतलब जो सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचेगा तो फिर वहां पर भी वो उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी महंगी हो जाएगी। ओके, तो अगर फूड मतलब अगर अच्छा मानसून नहीं देखने को मिला है तो प्रोडक्शन कम हुई तो तब भी महंगाई बढ़ेगी। कोर इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं कि एट अबाउट 6 ईयर हाई रिमेन्स की वरी। ओके, तो यहाँ पर ओवरऑल जो इन्फ्लेशन है, तो यहाँ पर 6 साल, मतलब पिछले 6 साल के अगर कंपैरिजन कर ले तो काफी ज्यादा है, तो मतलब काफी चिंता का विषय है। और दूसरा जो मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग इन्फ्लेशन जो है, ओके, तो यहाँ पर वहां पर भी डबल डिजिट इन्फ्लेशन हो चुकी है। तो यहाँ पर देखो, अगर होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात करें तो देखो डबल डिजिट 12.94% जो है वो यहाँ पर महंगाई हो चुकी है।
ओके, तो आगे फिजिकल ईयर 2021-22 की बात करेंगे। सीपीआई सीन 5 to 5.5% ऑन राइजिंग एनर्जी कॉस्ट। एनर्जी कॉस्ट जैसे फ्यूल प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते सीपीआई बढ़ता जा रहा है। और वेजिटेबल जो यहाँ पर इन्फ्लेशन है, ओके, तो गर्मियों में सब्जियां भी महंगी हो रही हैं। और दूसरा यहाँ पर बात करेंगे रिलैक्स लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस टू ईज सप्लाई। ओके, जो लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो ये भी एक मतलब पॉइंट, कंसर्न का पॉइंट है कि वो मतलब हटाई जाए जल्दी से जल्दी, ताकि कि सप्लाई जो है ना वो बहाल हो और सामान जहां तक पहुंचना है वहां तक पहुंचे। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं जो एनएचएआई है, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। ओके, जो नेशनल हाईवेज को मैनेज करके चलती है जो अथॉरिटी, तो अभी वो प्लान कर रही है कि जो इनविट साइज है उसको बढ़ाया जाए। तो ये क्या होता है? ओके, देखो ये होता है कि मतलब इन्वेस्टमेंट के बारे में यहाँ पर एक ट्रस्ट होता है। ओके, जिसमें कि जो आम इन्वेस्टर्स होते हैं वो पैसा डालते हैं। ओके, तो पैसा डालते हैं तो वो पैसा लगता है फिर यहाँ पर किसी भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के पर्पसेस के हिसाब से, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो उसको डेवलपमेंट करने के हिसाब से। और जब वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, खासतौर पे यहाँ पर इसका पैसा रोडवेज के ऊपर लगाया जाता है, सड़क निर्माण पे लगाया जाता है। ओके, तो फिर वहीं से प्रॉफिट जो है इनको जाता है। तो ये जो इस ऐसे जो ट्रस्ट में जो पैसा लगता है ना, तो ये थोड़ा ये लॉन्ग जाता है, मतलब ज़्यादा समय लगता है यहाँ पर। क्योंकि अगर किसी सड़क निर्माण की आप बात करते हो तो वो किसी एक साल में कंप्लीट नहीं हो जाता, अगर बहुत बड़ा हाईवे है तो। जैसे अभी देखो दिल्ली मुंबई हाईवे के ऊपर काम चल रहा है, तो एक्सप्रेस वे बन रहा है, तो उसको भी समय लग रहा है बनते हुए, तो समय अभी और लगेगा। ओके, और पैसा भी अच्छा खासा चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर बात कर रहे हैं इस ट्रस्ट के बारे में। इसका साइज बड़ा किया जाएगा, मतलब और पैसा लाया जाएगा यहाँ पर किसी न किसी तरीके से। और यहाँ पर कह रहे हैं कि 2 राउंड्स में 15,000 करोड़ रुपया यहाँ पर इकट्ठा करने की बात की जा रही है एनएचएआई के द्वारा। और ये कैसे इकट्ठा करेगा? ये अपने और 32 और ज्यादा जो ऑपरेशनल रोड एसेट्स है ना, उनको ये बेचेगा प्राइवेट कंपनीज के हाथ में। ओके, तो अभी देखो, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें तो स्टेट ओन्ड है, सरकार जो जो है इसको नियंत्रण करके चलती है, इसके कंट्रोल के अंतर्गत है। तो वही बात कर रहे हैं कि अभी इन्वेस्टमेंट जो ट्रस्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट जो ट्रस्ट है ना, तो इसका साइज जो है इसको बढ़ाया जाएगा। ओके, और 15,000 करोड़ इकट्ठा किया जाएगा 2 राउंड्स में। और आगे बात कर रहे हैं कि एज अ पार्ट ऑफ द मोनिटाइजेशन प्रोग्राम। तो देखो मोनिटाइजेशन का मतलब ऐसे है, अगर आपके पास कोई एसेट पहुंचा है, जैसे इनके पास रोडवेज का एसेट, सड़कें इनके कंट्रोल के अंतर्गत थी, ठीक है, जिसका मतलब टोल वगैरह ये इकट्ठा करते थे। अब ये दे देंगे, बेचेंगे इसको किसी प्राइवेट हाथों में। ओके, तो इससे मतलब मोनिटाइज करेंगे, मतलब कि जब बेचेंगे तो सरकार के हाथ में क्या आ जाएगा? पैसा आ जाएगा। ओके, तो इसी को बोलते हैं मोनिटाइजेशन प्रोग्राम। हो गया, तो इसी के चलते गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि एनएचएआई जो है वो 32 और ज्यादा ऑपरेशनल जो रोड एसेट्स हैं, जो कि 1500 किलोमीटर तक यहाँ पर फैले हुए हैं, तो उसको बेचेगी। ओके, तो ये बेचेगी किस तरीके से? टीओटी प्रोजेक्ट जो भी इसके हैं, टोल ऑपरेट ट्रांसफर। ओके, जहाँ पर टोल लगता है, ओके, टोल प्लाजा जहाँ पर खुले होते हैं ना, तो वो वहां से रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं। ओके, सरकारें कलेक्ट करती, सरकार के पास जाता है, तो वो पूरा का पूरा चीज उसको बेच जाएगी प्राइवेट कंपनीज को। ओके, तो प्राइवेट कंपनीज पहले जितना पैसा बनेगी पूरा पूरा वैसे 15,000 करोड़ दे देगी वो। फिर धीरे धीरे वो खुद से यहाँ पर जो है ना, प्राइवेट कंपनीज जो कलेक्शन है वो करती रहेगी, वो कलेक्शन फिर सीधे उस कंपनी के पास जाती रहेगी। ओके, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो ये 32 सड़कें हैं, इनमें से अगर 20 की बात करें, तो यहाँ पर उनका टोटल 1,000 किलोमीटर का बनता है। ओके, 20 सड़कें जो है ये विल बी बाउट अंडर द प्रपोज्ड प्राइवेट लिस्टेड इन सेकेंड राउंड। ओके, एक प्रपोज्ड प्राइवेट लिस्टेड यहाँ पर जो ना इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की बात की जा रही है, कि मतलब इनको लाया जाएगा इसके अंतर्गत। और आगे बात कर रहे हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, वो ये मार्केट में अगले महीने से हो सकता है कि मतलब ये लागू हो, मतलब हिट करे, आए। ओके, अपनी एक जो है वजूद जो है वो दिखाए। एंड हैविंग ऑब्टेन अप्रूवल फ्रॉम द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो देखो कैपिटल मार्केट में जब भी बात आएगी ना, पैसे की पैसा लेना है देना है, तो वहां पर सेबी जरूर आएगा। ओके, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो ये ध्यान रखेगा कि कारोबार सही तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है। ओके, तो आगे बात कर, जो ये जो ट्रस्ट होगा with above 5 operational road assets of 390 kilometers is expect to raise 5,100 crore in the first round। तो पहले राउंड में ये जो है 5 जो ऑपरेशनल रोड एसेट्स उसको बेचेगा और 5,100 करोड़ के आसपास का पैसा इकट्ठा करेगा। ओके, तो ये देखो, ये पूरा का पूरा इसका सिनेरियो बनाया हुआ है कि यहाँ पर 2019 की बात करें कि कैबिनेट ने एनएचएआई का प्लान
अप्रूव कर दिया था कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो है वो बनाए जाएंगे, जिसके चलते हम जो नेशनल हाईवेज हैं उनको मोनेटाइज कर सकें, मतलब बेचें और पैसा इकट्ठा करें, पैसा जाएगा सरकार के पास। और आगे बात करें, विल होल्ड 15% ऑफ यूनिट्स विद 3 ईयर लॉक इन। ओके, तो यहाँ पर बात करें कि 15% तक जो है, मतलब जो शेयर है वो अपने पास रखेगी सरकार। तो 3 ईयर का लॉक इन, मतलब लॉक इन पीरियड, मतलब जिसमें ना जो इन्वेस्टर हैं जो यहाँ पर इस ट्रस्ट में इन्वेस्ट करेंगे, पैसा लगाएंगे, वो अपना पैसा नहीं निकाल सकते 3 साल तक। लॉक इन पीरियड हो गया, मतलब पैसे लॉक हो गए आपके। ओके, तो ये यहाँ पर सिचुएशन है। तो इससे सिक्योरिटी थोड़ी हो जाती है कि पैसा रहेगा ट्रस्ट में, पैसा निकलेगा नहीं 3 साल तक, तो उस पैसे का इस्तेमाल हो सकता है, सरकार लेगी वो पैसा। ओके। और आगे बात करें कि जो टोल कलेक्शंस की अगर बात करें अप्रैल महीने में, तो 10% के हिसाब से वो गिरी है। और मई में 25 से 30% का यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है टोल कलेक्शंस में। तो देखो, जब से पिछले साल में लॉकडाउन लगा ना, तब तब से इतनी बात नहीं बन रही है टोल कलेक्शंस के हिसाब से। और आगे बात करें, जो अभी जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 390 किलोमीटर, अभी पहले 5 सड़कें ऐसी होंगी जो बेची जाएंगी, जिससे 5100 करोड़ इकट्ठा किया जाएगा। ओके, तो ये पूरा का पूरा ये सिचुएशन है। तो ये परमिशन यहाँ पर दे दी गई है फर्स्ट राउंड के लिए, 5100 करोड़ इकट्ठा किया जाएगा। और यहाँ पर बाकी के एसेट्स भी बेचे जाएंगे, कुल मिलाकर 15,000 करोड़ इकट्ठा किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। और अभी बात कर रहे हैं यहाँ पर सेबी के बारे में ही, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में। तो ये एक फ्रेमवर्क लाएगी जिसके चलते जो एसपीएसी लिस्टिंग है ना इंडिया में, तो उनको अलाउ किया जाए कि जो एसपीएसी है, मतलब वो भारत में लिस्ट हो, कंपनीज लिस्ट हो। ओके, जैसे स्टॉक मार्केट में कंपनीज लिस्टेड होती हैं। ओके, तो हमें नाम पता होता है कि ये हमारी स्टॉक मार्केट है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज अगर मैं बात करूँ, वहाँ पर निफ्टी इंडेक्स चलता है। निफ्टी इंडेक्स के अलग अलग यहाँ पर इंडेक्सेज हैं, कोई निफ्टी 50 है, कोई निफ्टी 200 है, कोई निफ्टी 500 है। तो हर एक में कोई ना कोई कंपनी रजिस्टर्ड है, लिस्टेड है, आप ये कह सकते हो। तो वो ही कंपनी मार्केट से पैसा उठाती है, अपना कारोबार चलाती है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं एसपीएसी के बारे में। ओके, तो हमारा कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है, ओके, जिसको हम सेबी बोलते हैं। तो वो भी प्लान कर रहा है कि डेडिकेटेड फ्रेमवर्क बनाया जाए। तो एसपीएसी का मतलब है स्पेशल पर्पस इक्विशन कंपनीज। ओके, तो ये अगर बनती हैं तो इनको अलाउ किया जाएगा टू सच नॉन ऑपरेशनल एंटाइटीज टू रेज फंड्स। ओके, नॉन ऑपरेशनल, ये ऑपरेशनल नहीं होंगी। ओके, मतलब कि जैसे एक कंपनी रन होती है, अब हम कहते हैं कि ऑपरेशनल कंपनी काम कर रही है, हमारा पैसा लिया और इन्वेस्टमेंट की और कारोबार चल रहा है, तो बाद में रिटर्न वापस कर रही है, तो ये कोई ऑपरेशनल कंपनी नहीं है। ओके, तो ये जो होती हैं स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनीज, ये एक तरह की शेल कंपनीज होती हैं। शेल कंपनीज कहने का मतलब कि जिनका कोई दफ्तर वगैरह नहीं है, कुछ नहीं है। ओके, लेकिन ये मार्केट से पैसा उठाती हैं, कोई इनका एम्प्लॉय वगैरह कुछ नहीं है। ओके, फिर भी ये मार्केट से पैसा उठाती हैं। ओके, लेकिन इसके इनके ऊपर कोई बड़ी कंपनी जरूर होगी, ओके, जिसके विश्वास के चलते मतलब इसमें पैसा लगाया जाएगा। तो ये एक देखो, इसके नाम से ही बिल्कुल स्पष्ट है, स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनीज, मतलब एक स्पेशल पर्पस के तहत किसी कंपनीज को एक्वायर करना है। ओके, तो उसी के लिए पैसा जुटाया जाएगा इस एसपीएसी के थ्रू। अभी यूएसए में ये मॉडल काफी तेजी से इसको अडॉप्ट किया जा रहा है। ओके, जो छोटी छोटी कंपनीज हैं उसको बड़ी कंपनी जो है एक्वायर करना चाह रही है, तो उसके लिए मार्केट से पैसा चाहिए, तो ये एसपीएसी के थ्रू अभी किया जा रहा है। ओके, तो ये शेल कंपनी होती है, इसके पास खुद का मतलब कोई दफ्तर वगैरह, कोई खुद का एम्प्लॉय नहीं होता है। ओके, लेकिन इसको सिर्फ यूज किया जाता है मार्केट से पैसा उठाने के लिए। तो वही बात यहाँ पर की जा रही है कि ये नॉन ऑपरेशनल एंटाइटी है टू रेज फंड्स इन इनिशियल शेयर सेल। तो मतलब शुरुआती में जो शेयर बेच के फंड जो है रेज इकट्ठे कर सकती है। ओके, जो भी लोकली इन्होंने यहाँ पर अपने फंड्स को, यहाँ पर कंपनी को लिस्टेड किया हुआ है। एट प्रेजेंट सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अलाउस लिस्टिंग ऑफ ओनली ऑपरेटिंग कंपनीज। ओके, तो अभी के लिए वही बात मैं कर रहा हूँ कि जो ऑपरेटिंग कंपनीज मैंने अभी निफ्टी के अलग अलग इंडेक्सेस आपको गिनाए, वो सभी ऑपरेटिंग कंपनीज है, काम कारोबार चल रहा है उनका, तो अभी उन्हीं को लॉक किया है। लेकिन अभी इन एसपीएसीज को भी अलाउ किया जाएगा। अभी इसका फ्रेमवर्क तैयार हो रहा है, अभी परमिशन नहीं दी गई कि इनको अलाउ कर दिया गया। ये एक फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है कि रिटेल इन्वेस्टर जो है ना, उनको प्रोटेक्ट करके चला जाए, उनका पैसा ना कहीं डूब जाए। जो छोटे छोटे जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको भी बचाव करके चलना है। और आगे बात करें, टू अलाउ एसपीएसीज इन इंडिया, सेबी हैज टू आइदर इंट्रोड्यूस अ सेपरेट लॉ। ओके, तो एक अलग से कानून बनाना होगा, या फिर जो अभी के जो रेगुलेशंस हैं, ओके, जिसके चलते ऑपरेटिंग कंपनीज को लिस्टेड यहाँ पर करने की अनुमति है, पैसा उठाने की अनुमति है, तो उनमें थोड़ा अमेंडमेंट की जाएगी, बदलाव किया जाएगा। और जिसके चलते ये जो नॉन ऑपरेटिंग कंपनी या फिर इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं, इनको अलाउ किया जाए कि आप लिस्ट कर सकते हो स्टॉक मार्केट में अपने आप को।
तो अगर बात करें कि अंडर एसपीएससी द फर्स्ट ए कंपनी इज लिस्टेड ऑन द कैपिटल मार्केट एंड रेजेस द पर्टिकुलर सम। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहली बात यही है कि कंपनी जो है कैपिटल मार्केट में लिस्ट हो और जो है पैसा अपना उठा सके, मार्केट में से उधार ले सके। तो ज़्यादातर देखो जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं उनमें ऊपर थोड़ा विश्वास रहता है इन्वेस्टर्स को कि देखो ये कंपनीज ज़्यादातर वही लिस्टेड होती है जो पिछले 3 सालों में प्रॉफिट में। ओके, तो कुछ और भी क्राइटेरियाज हैं जिसके चलते स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती है कंपनी। हर साल यहाँ पर इंडेक्स जो है वो दुरुस्त होते हैं, कई कंपनीज निकल जाती हैं बाहर। ओके, तो फिर कई कंपनीज नई ऐड होती हैं इंडेक्सेस में और वो मार्केट से पैसा उठा के अपना कारोबार चलाती हैं। और आगे बात करें, कंपनी इज क्रिएटेड फॉर द सोल पर्पस ऑफ रेजिंग कैपिटल थ्रू एन आईपीओ। तो आईपीओ वही होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ओके, कि मार्केट में गए लोग, जो आम इन्वेस्टर्स जो आम लोग हैं उनको बोला कि देखो मेरी कंपनी में पैसा लगाओ और आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा, ये मेरी कंपनी है, इस पर्पस के लिए काम करती है और इस पर्पस का आने वाले जो फ्यूचर है काफ़ी बढ़िया है। तो काफ़ी जो है प्रोडक्ट की जो सेल है फ्यूचर में होने आपको देखने को मिलेगी। तो ये होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ओके, तो कंपनी क्रिएट करने का मतलब यही होता है कि रजिस्टर्ड करते हो कंपनी, कोई भी कंपनी हो तो वो मार्केट से पैसा उठाए और जो है अपना कारोबार चलाए। तो ये देखो, रिलायंस की जो पुरानी कंपनी थी जो अनिल अंबानी के पास है, तो वो काफ़ी मतलब कर्जे में चली गई। तो ऐसा ही होता है, लोगों से कर्जा लिया जाता है किसी समय से कि आपका रिटर्न होगा, पैसा ब्याज समेत जो है आपको मूल रकम भी लौटाई जाएगी, लेकिन नहीं हो पाता कई बार। जैसे रिलायंस जो अनिल अंबानी की जो कंपनीज है वो ज़्यादातर फेल हो चुकी हैं, तो कर्ज काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। ओके, तो फिर जो इन्वेस्टर्स हैं वो अभी रो रहे हैं कि हमारा पैसा वापस नहीं मिल रहा। तो दूसरी ओर मुकेश अंबानी की बात करूँ तो ज़्यादातर इनकी कंपनी अच्छे प्रॉफिट में चली जाती हैं। ओके, तो मतलब तो इन्वेस्टर्स का भरोसा रहता है कि यहाँ पर इन्वेस्ट करें। और आगे बात करें, एसपीएससीज वुड ओनली डिक्लेयर व्हाट दे प्लान टू डू, द टाइप्स ऑफ एम एंड डे टारगेट्स ऑन देयर रडार। ओके, तो मतलब कि आगे किस तरीके से आगे बढ़ना है, एक्विजिशन के क्या टारगेट है, मोनेटाइज करने के क्या टारगेट है। ओके, तो अभी उसी के ऊपर यहाँ पर बात कर रहे हैं। ओके, तो अपने हिसाब से वो आगे बढ़ सकती हैं, प्लान करके आगे बढ़ सकती हैं। तो देन विद इन स्पेसिफिक टाइम पीरियड 18 to 24 मंथ। तो यहाँ पर यूएस की बात कर रहे हैं कि 18 से 24 महीने के अंदर अंदर ही दे एक्वायर दीज फर्म्स। जिन जिन फर्म्स को इन्होंने एक्वायर करना होता है, जिन छोटी कंपनीज को एक्वायर करना होता है एसपीएससी वो कर लेती हैं। ओके, फॉर इंस्टेंस दे एक्वायर दीज फर्म्स बट इफ दे कैन दे रिटर्न द फंड्स टू इन्वेस्टर। तो अगर ये बाय नहीं कर पाती, मतलब पैसा तो इसलिए इकट्ठा किया ना किसी दूसरी कंपनी को एक्वायर करना है एसपीएससी ने, तो अगर नहीं कर पाती तो यूएस में उस पैसे को फिर वापस कर दिया जाता है इन्वेस्टर्स को। ओके, और आगे बात करें जो रिस्क है एस एसपीएससी बिजनेस मॉडल के तहत, तो अभी जो सेबी का फ्रेमवर्क है, तो यहाँ पर ऑथर बात कर रहे हैं कि प्रायोरिटाइज करें यहाँ पर जो रिटेल इन्वेस्टर्स की ज़रूरतें हैं, सबसे पहले वो क्या है, जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं उनकी ज़रूरतें क्या हैं, उनको क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो उनको भी प्लान करके चलें, उनकी हानि नहीं होनी चाहिए। और आगे बात करें, जो मार्केट रेगुलेटर है सेबी है, वो चाह रहा है कि प्रोटेक्ट द माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हु वुड इन्वेस्ट इन दीज स्ट्रक्चर्स। तो ये बातें अभी सेबी के द्वारा हो रही हैं। तो देखो ये पूरा का पूरा एसपीएससी के बारे में पूरा का पूरा यहाँ पर और भी बातें बताई गई हैं। ओके, तो कंपनी होती है एसपीएससी जो क्रिएट की जाती है टू रेज फंड्स बाया आईपीओ। ओके, तो विद सोल पर्पस ऑफ बाइंग अनदर कंपनी, किसी और कंपनी को खरीदना है। ओके, तो आईपीओ के तहत पैसा उठाया जाता है। और इक्वेशन यहाँ पर होती है इन ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड। ओके, जैसे यहाँ पर 18 से 24 महीनों के अंतर्गत होती, तो यहाँ पर भी ऐसे स्पेसिफिक टाइम पीरियड है। पूरा अमेरिका वाला ही मॉडल यहाँ पर फॉलो करके चल रहे हैं भारत में। तो आगे यहाँ पर बात करें, नीड टू रिटर्न मनी टू इन्वेस्टर्स इफ फॉल्स टू डू सो। अगर नहीं काम कर पाए, कोई कंपनी नहीं खरीद पाए, तो पैसा वापस करना होगा। और आगे बात करें, इन्वेस्टर्स हैव रेज्ड कंसर्न्स अबाउट लेटिंग ए ब्लैंक चेक कंपनी विद नो अंडरलाइंग एसेट्स रेज कैपिटल। देखो ये जो जिन जिन कंपनीज को हम एक्वायर करते हैं, ठीक है, तो जो कंपनी एक्वायर कर रही है जैसे ये एसपीएसी है, तो इनको हम ब्लैंक चेक कंपनी भी बोलते हैं। ओके, खाली नील चेक। ओके, तो यहाँ पर ब्लैंक चेक को यहाँ पर कंपनीज भी बोलते हैं और यहाँ पर शेल कंपनीज भी बोलते हैं, जिनका कोई दफ्तर या फिर कोई बंदा जो है इनके अंतर्गत काम नहीं कर रहा है। तो अभी जो रेगुलेशंस के बारे में मैंने अभी बात की, कुछ रूल्स यहाँ पर लाए जाएंगे रिफंडिंग के बारे में कि अगर पैसा उठा लिया, अगर नई कंपनी एक्वायर की तो पैसा वापस करो। तो इसके लिए यहाँ पर कुछ स्ट्रिक्ट मैनर जो है ना सेबी यहाँ पर अपनाकर चलेगा, स्टेबिलिटी लेकर आएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ाएगा। और आगे बढ़ते हैं, अभी यहाँ पर बात कर रहे हैं लोक जनशक्ति पार्टी के बारे में। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि बीजेपी की बैक सपोर्ट के चलते जो जेडीयू है, जनता दल यूनाइटेड जो है, उन्होंने एक अच्छी खासी सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है चिराग पासवान के ऊपर।
तो यहाँ पर संडे इवनिंग की बात करें कि 5 एलजेपी के एमपीस हैं। ओके, तो जो कि किन की लीडरशिप के अंतर्गत काम कर रहे थे, जो चिराग पासवान के जो चचा थे। ओके, जिनका नाम है पशुपति कुमार पारस। ओके, तो अभी 5 एलजेपी के लोक जनशक्ति पार्टी के एमपी थे, अभी उनके अंतर्गत आ गए हैं। ओके, पशुपति कुमार पारस के। तो हालांकि पार्टी प्रेसिडेंट कौन है? पार्टी प्रेसिडेंट चिराग पासवान है। तो ये चिराग पासवान कौन है? ये रामविलास पासवान के बेटे हैं। तो रामविलास पासवान केंद्रीय मंत्री रहे हैं, और बिहार में इनकी अच्छी खासी, मतलब हम कह सकते हैं कि 3 यहाँ पर दोस्त हुआ करते थे। ओके, बिहार में जिनकी तिकड़ी चलती थी। ओके, तो अभी एक थे रामविलास पासवान, एक थे नीतीश कुमार, और एक थे लालू प्रसाद यादव। ओके, तीन ही ये इकट्ठे थे अपने स्टूडेंट टाइम, जो उनका जब कॉलेज में ये पढ़ते थे, तो धीरे धीरे करके ये जनता के लीडर बने। ओके, तो पहले तीनों इकट्ठे थे, फिर धीरे धीरे करके अलग हुए, और किसी ना किसी समय पे मतलब रूल किया है बिहार के ऊपर। ओके, तो अभी सिचुएशन वही है। तो जो एलजेपी है, तो अभी भी जो है बीजेपी के साथ जो है केंद्र में सरकार सत्ता इनकी है। तो केंद्र में रामविलास पासवान मंत्री थे अभी, जब इनकी मृत्यु हो गई। ओके, तो अभी दारोमदार सारा आ गया चिराग पासवान के पास, तो अभी उन्हीं से पार्टी का जो कंट्रोल है ना, वो छीना जा रहा है। तो रीजन यही है कि उनको चलानी नहीं आ रही है पार्टी। ओके, तो अब उनके जो चाचा है, रियल चाचा, तो हम उनके पास जिम्मेदारी अभी जा रही है। तो 5 जो एमपीज हैं, 6 में से 5 अभी जो उनके चाचा है पशुपति कुमार पारस, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, तो एक लेटर जो है ना, जो हमारे लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला, उनको यहाँ पर दिया गया है कि जो पारस हैं, उनको जो है पार्लियामेंट में नए लीडर जो है चुना जाए। ओके, तो ये भी बात यहाँ पर सीधे सीधे तौर पर स्पष्ट हो गई है। तो अभी के लिए तो चलो चिराग पासवान ही प्रेसिडेंट, लेकिन अभी कुछ दिनों में बदल दिया जाएगा। तो जो लोकसभा का जो सेक्रेटरीट है, वो तो उन्होंने यहाँ पर रिकॉग्नाइज कर दिया है पारस को एलजेपी का लीडर। ओके, जो हर एक पार्टी का कोई ना कोई लीडर होता है लोकसभा में, जो उस पार्टी को रिप्रेजेंट करता है। तो अभी लीडर चेंज कर दिया जाएगा, तो अभी तो ये पशुपति कुमार पारस इनको बनाया जाएगा। ओके, तो अभी बात करो बिहार असेंबली के बारे में। तो यहाँ पर बिहार असेंबली में इनका कोई भी एमएलए नहीं है लोक जनशक्ति पार्टी का। ओके, और दूसरी ओर जो 5 एमपीज है, वो भी यहाँ पर जो है पार्टी प्रेसिडेंट के खिलाफ जा रही है। तो अभी चिराग जो है अकेले बचे हैं अपनी पार्टी में। ओके, तो ये छठे एमपी ये खुद है। ओके, तो 5 जो है इनके खिलाफ चले गए। तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो यहाँ पर बताया हुआ है। तो जैसे मैंने अभी पूरा सिचुएशन आपको बता दिया कि इनकी मृत्यु हो गई थी। ओके, तो और उसके बाद जो है दारोमदार इनके पास आया था। तो ये तीनों दोस्त थे, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव। और अभी देखो सेबी की बात हो रही है दोबारा से, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो उन्होंने फाइन कर दिया। तो हमने 2 दिन पहले एक आर्टिकल पढ़ा था फ्रैंकलिन टेम्पलेटन एएमसी के बारे में। ओके, तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, एसेट्स को मैनेज करती है, उनको फाइन कर दिया सेबी ने। तो उसके जो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं और जो ट्रस्टीज हैं, उनको फाइन किया है। ओके, तो अभी जो डेट स्कीम्स, मतलब जिसमें थोड़ा धोखाधड़ी पाई गई, जिसके चलते जो टोटल फाइन किया है वो 21 करोड़ के आसपास का किया है, जो अलग अलग 13 एंटाइटीज जिनके ऊपर फाइन किया गया है। ये जो फ्रैंकलिन टेम्पलेटन जो एएमसी है, जो ट्रस्टी है, कंपनी में फाइल अपील एट एसएटी। ओके, तो ये एसएटी क्या चीज? ओके, तो एसएटी की फुल फॉर्म क्या होती है, उसका आंसर करें मुझे कमेंट बॉक्स में। ओके, तो अभी फाइन टोटल 21 करोड़ का हुआ है। तो यहाँ पर फ्रैंकलिन टेम्पलेटन केस, तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, ध्यान रखिए, जो यहाँ पर जो एसेट्स होते हैं उनको मैनेज करके चलती है। इन्वेस्टर्स का पैसा लगा होता है यहाँ पर भी, उसको भी जो है पैसा इस तरीके से मैनेज करती है कंपनीज को कि जो इन्वेस्टर्स का पैसा लगा है ना, वो प्रॉफिट में जाए और इन्वेस्टर्स को अच्छा खासा रिटर्न हो। तो यहाँ पर 6 डेट प्लान्स ऐसे थे जो मतलब सही तरीके से स्क्रैप नहीं किए गए। ये पिछले साल की बात की जा रही है। ओके, तो जिसके चलते यहाँ पर फाइन हुआ है। तो 3 करोड़ का यहाँ पर पेनल्टी लगी है जो ट्रस्टी सर्विसेज जो देते हैं उनको। 2 करोड़ की लगी है यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव्स हैं। ओके, तो यहाँ पर पूरी डिटेल उनके बारे में यहाँ पर दी हुई है। और एक सेपरेट ऑर्डर यहाँ पर निकाला हुआ है जिसके चलते 2 डायरेक्टर जो हैं एफडी के, उनको भी 70 लाख का फाइन किया गया है। तो रीजन ये बताया गया है कि मिस यूजिंग देयर पोजिशन एंड यूजिंग नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन टू विड्रॉ देयर मनी। ओके, तो नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन, देखो कोई भी कंपनी हो ना, तो वो कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को इन्फॉर्मेशन तय समय पर बताती रहती है कि ये कंपनी किस तरीके से काम कर रही है, और
आगे क्या यहाँ पर फ्यूचर स्कोप होगा। तो ये नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन, मतलब लोगों को पता ही नहीं। ओके, और इनको पता था। ओके, मतलब कि इनका भी इन्वेस्टमेंट होगा इसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी में, तो इनको पता था, इन्होंने अपने पैसे निकाल लिए बाहर। ओके, तो यहाँ पर जितना इसका स्कीम खत्म होने का जो ड्यूरेशन था ना, उससे पहले ही पैसे निकाल लिए कि कल को पैसे मेरे डूब जाएंगे। ओके, तो देखो बाकी इन्वेस्टर्स के तो पैसे आपने लगवा दिए ना, तो खुद आप पैसे बाहर निकाल रहे हो। तो ये यहाँ पर ऐसी एक्टिविटीज भी सही नहीं होती हैं। तो फिर इन्वेस्टर्स कल को फिर 100 बार सोचेगा कि मैं इन्वेस्टमेंट करूँ एसेट मैनेजमेंट कंपनी में ना, या ना करूँ। ओके, तो ये इन्हीं सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए इनको जो है पेनल्टी लगाई गई है। और आगे बात कर रहे हैं रीपेमेंट आउटफ्लो के बारे में। तो इसके बारे में कह रहे हैं कि रीपेमेंट आउटफ्लो कैप अमंग की प्रपोजल्स आरबीआई एम्स टू टैकल माइक्रो लोन बर्डन विद न्यू एमएफआई रूल्स। ओके, तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, ओके, तो चलो एक क्वेश्चन का आंसर करें। जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन होते हैं, ये कितने यहाँ पर मैक्सिमम रकम जो है ना, ये कर्जे के तौर पर दे सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर जैसे एनबीएफसी होती हैं, एमएफआई होते हैं, बैंक होते हैं। ओके, और इसके अलावा स्मॉल फाइनेंस बैंक्स होते हैं। तो इनका एक दायरा होता है कि मतलब कितना मैक्सिमम रकम दे सकते हैं ये लोन के ऊपर। तो एमएफआई कितना देते हैं, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन कितना देते हैं। तो अभी क्या बात करें, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो अभी ये सुजेस्ट कर रहा है, ध्यान रखिए, सुजेस्ट कर रहा है अभी। तो मंडे की बात कर रहे हैं कि कैप लगाया जाएगा, जो यहाँ पर रीपेमेंट की जाएगी ना, रीपेमेंट जो भी रीपेमेंट आउटफ्लो होगा टू हाफ द एनुअल अर्निंग्स एट लो इनकम हाउस होल्ड, तो उसके ऊपर कैप मतलब एक लिमिट फिगर बताई जाएगी कितना आप जो है पैसा बाहर निकाल सकते हो। ओके, और जो यहाँ पर लो इनकम हाउस होल्ड है, ठीक है, तो उनकी जो एनुअल जो अर्निंग्स है, उनका अगर आधा अगर हम ले, तो यहाँ पर उसके हिसाब से कितनी रीपेमेंट आपको करनी है, तो एक कैप लगाया जाएगा। तो यहाँ पर क्यों किया जा रहा है ऐसा, तो ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि जो माइक्रो फाइनेंस जो लोन का फ्रेमवर्क है, उसको और मजबूत किया जाए। और यहाँ पर जो बहुत बड़े पैमाने पर जो कमजोर जो बोरवर्स हैं, मतलब जो अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे फ्रेमवर्क करते हैं, ब्याज दर बढ़ाया जाता है, तो यहाँ पर वो ब्याज नहीं पे कर पाएंगे। तो मतलब ऐसे जो सेक्शन है, तो यहाँ पर उनको प्रोटेक्ट करके चल रहा है। तो यहाँ पर इस तरीके का सिनेरियो बनाना, इस तरीके का फ्रेमवर्क बनाना है कि जिन्होंने भी पैसा उठाया है, अगर मतलब जिनके लो इनकम जो हाउस होल्ड, जिनके पास पैसे पहले से ही बहुत कम है, तो थोड़ा बहुत जो कर्जा उठाया है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से, उस कर्जे को वो वापस जरूर कर पाए। ओके, तो ऐसा सिनेरियो नहीं हमने क्रिएट कर देना कि मतलब कि जितना हम चाहे अपनी मर्जी के हिसाब से जो है इंटरेस्ट बढ़ाते रहें और रीपेमेंट जो है वो बढ़ाते रहे, तो मतलब फिर वो कुचला जाएगा जो लोग हैं, जो आम लोग हैं जिन्होंने पैसा उठाया है एमएफआई से। और ये रीपेमेंट का थ्रेशोल्ड कितना होगा, तो उसी की बात करें। इस पार्ट ऑफ इस न्यू प्रपोजल, प्रपोजल्स का ही हिस्सा है टू रिवैम्प द रेगुलेशंस ऑन माइक्रो फाइनेंस व्हिच आर क्रूशियल टू ब्रिंगिंग द बॉटम ऑफ द पिरामिड विद इन द एम्बिट ऑफ फॉर्मल फाइनेंसिंग इन एन अंडर बैंक कंट्री। तो अंडर बैंक कंट्री जितने बैंक यहाँ पर चाहिए, उतने पैमाने पर हमारे पास यहाँ पर बैंक नहीं है भारत में। ओके, हालांकि खोले तो बहुत ज्यादा गए हैं, लेकिन फिर भी अभी कमी है। पूरे भारत की बात करें तो ये वहां पर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन काम आते हैं, लोग यहाँ से पैसा उठा लेते हैं। ओके, कितना पैसा उठाते हैं मैक्सिमम। ओके, तो ये मुझे आपने आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। तो अभी आरबीआई ने और भी बातें कही हैं, जो गाइडलाइंस जारी की हैं। तो गाइडलाइंस will be lender agnostic while it propose to do away with interest rate cap on micro loans at present applicable only to pure play microfinance institution। जो यहाँ पर पूरी संपूर्ण तरीके से जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के तौर पर काम करती है, तो उन्हीं के ऊपर अभी तक जो कैप जो है वो लागू होंगे, रेट कैप, कितना मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट आप चार्ज कर सकते हो माइक्रो लोन्स के ऊपर। और आगे फर्दर भी प्रपोजल है इनका कि मतलब जो लैंडर है ना, तो वो कितना पैसा मैक्सिमम चार्ज करे, उसको उस तरीके से उसका बनावट जो है तैयार की जाए। तो सजेशन यहाँ पर दी जा रही है सेंट्रल बैंक आरबीआई के द्वारा। तो ये कंसल्टेटिव पेपर यहाँ पर निकाला गया है उनके द्वारा। तो अभी एक डिकेड के बाद ये निकाला गया है ये पेपर, कंसल्टेटिव पेपर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के ऊपर। तो ये एक रिपोर्ट आई थी, मालेगाम कमेटी रिपोर्ट। ओके, तो इनके द्वारा कहा गया था कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के ऊपर फोकस करें। तो अभी एक डिकेड, 10 सालों के बाद अभी ये पेपर निकाला गया। तो अभी भी ये प्रपोजल है, अभी ये कुछ लागू वगैरह कुछ नहीं किया गया अभी। ओके, तो वहां पर इस कमेटी में कहा गया था इस रिपोर्ट में कि माइक्रो फाइनेंस रेगुलेशन के ऊपर काम किया जाए। यहाँ पर प्रपोजल ये भी था, इंक्लूड एक collateral फ्री लोन सिस्टम एंड कंप्लीट वेवियर ऑन रिपेमेंट पेनल्टीज। ओके,
मतलब कि कंप्लीट कोलेटरल फ्री, मतलब कि पैसा जितना भी उठाया है किसी आम लोग ने, ओके, किसी जो गरीब आदमी है उसने, तो कोलेटरल फ्री मतलब उसके बकायदा उसको कोई अपना जमीन जायदाद दिखाने की जरूरत नहीं है, ओके, तो वो पैसा ले सकता है। और दूसरा जो रीपेमेंट पेनल्टीज, जो प्री पेमेंट जो पेनल्टीज लगाई जाती है, सॉरी प्री पेमेंट, तो उसको उसको भी खत्म करना है, ओके। पेनल्टीज मतलब जो मतलब अगर कोई ब्याज देने से थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गया तो उसके ऊपर पेनल्टीज लगा दी जाती हैं, वो अगले की अगली जो किस्त उसमें ऐड कर दी जाती है, तो वो चीज़ नहीं यहाँ पर होगी। और ये पूरा का पूरा वही सिनेरियो है जो यहाँ पर अभी दिखाया गया है, ओके। तो जैसे अभी बात करके कैप ये लगाई जाएगी, जो यहाँ पर ब्याज जो दिया जाता है लोगों के ऊपर कितना मैक्सिमम दे, तो उसी की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ऑल आउटस्टैंडिंग लोन्स एट 50% हाउस होल्ड इनकम, ओके। तो जो उनकी घरेलू इनकम होगी ना उसके 50% से ज्यादा यहाँ पर नहीं हो सकता, ओके। तो कहने का मतलब उन्होंने अपना घर भी चलाना है, और अगर लोन लिया भी है तो लोन भी वो चुका देंगे धीरे धीरे करके। तो उनको दबा नहीं देना है इस तरीके से कि फर्दर वो आने वाले समय में कर्जा ले ही ना पाए, तो आगे अपना कारोबार जो है उसको चला ही ना पाए। तो ये देखो, चाइना के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। तो चाइना जो है ना, वो सबसे बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज जो है बनकर उभर रहा है दुनिया के सभी देशों के सामने, ओके। तो ये नेटो के द्वारा ये बात कही जा रही है, नेटो लीडर्स जो है उनके द्वारा ये बात कही जा रही है कि चाइना सिक्योरिटी चैलेंज है। तो अभी सभी सहमत हो गए नेटो लीडर्स कि चाइना जो है ना कांस्टेंट सिक्योरिटी चैलेंज जो है वो यहाँ पर पैदा करता जा रहा है, एंड इज वर्किंग टू अंडरमाइन द ग्लोबल रूल बेस्ड सिस्टम। तो जिस तरीके से रूल्स के हिसाब से पूरी दुनिया में काम कारोबार चल रहा है, काम चल रहा है, देश चल रहे हैं, उसको कमजोर कर रहा है, उसको कमजोर करने के ऊपर चाइना काम कर रहा है। और इनको चिंता भी है कि यहाँ पर हाउ फास्ट इट्स डेवलपिंग न्यूक्लियर मिसाइल्स, तो मतलब कितनी तेजी से जो चाइना है अपनी न्यूक्लियर मिसाइल्स को डेवलप करे जा रहा है। तो ये खतरा है पूरी दुनिया के लिए, सिक्योरिटी चैलेंज है। तो ये समिट जो यहाँ पर हुई है, तो मंडे को ये बात वहां पर की गई है, तो यहाँ पर चाइना के गोल्स के रिगार्डिंग बात की जा रही है और उसका जो बिहेवियर है, ओके। तो प्रेजेंट जो सिस्टम है, रूल बेस्ड जो इंटरनेशनल ऑर्डर है, तो उसके ऊपर कितना ये मतलब खराब जो है इम्पैक्ट डाल सकता है, उसी की बात की जा रही है। और आगे बात करें तो 30 हेड्स ऑफ द स्टेट एंड द गवर्नमेंट, 30 हेड्स ऑफ द स्टेट एंड द गवर्नमेंट अवॉइड कॉलिंग चाइना ए राइवल। यहाँ पर कुछ लोगों ने चाइना की हमारा राइवल है तो ये मानने से भी यहाँ पर जो है ये बोलने से भी यहाँ पर इनकार कर दिया है। दे डिड एक्सप्रेस कंसर्न अबाउट इट्स पॉलिसी पॉलिसी, तो अपनी पॉलिसीज के बारे में वो बता रहे हैं वो लोगों के। तो यहाँ पर ओपेक वेज इट मीन्स मॉडर्नाइजिंग इट्स आर्म्ड फोर्सेज एंड यूज ऑफ डिस इन्फॉर्मेशन, ओके। तो मतलब अलग से एक रास्ता है, ओके। तो अपने आप को मॉडर्नाइज कर रहा है, अपनी आर्म फोर्सेस को मॉडर्नाइज कर रहा है, ओके। तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं बता रहा है चाइना की, अगर हम बात करें। तो बीजिंग की अगर बात करें तो टू अपहोल्ड इट्स इंटरनेशनल कमिटमेंट्स एंड टू एक्ट रिस्पॉन्सिबली इन द इंटरनेशनल सिस्टम इंक्लूडिंग इन स्पेस, साइबर, मैरीटाइम डोमेन्स, इन कीपिंग विद इट्स रोल एज मेजर पावर। देखो एक मेजर पावर के तौर पर चाइना आगे बढ़ता जा रहा है। तो अलग अलग डोमेन्स की बात करें, चाहे साइबर सिक्योरिटी की, तो अभी कुछ महीने पहले इसके ऊपर आरोप लगे थे चाइना के ऊपर कि चाइना की ही कंपनीज हैं जो भारत में मुंबई में अक्टूबर महीने में, अक्टूबर 2020 में ब्लैकआउट हो गया था, मतलब पूरी मुंबई की लाइट चली गई थी। तो वो भी कहा गया था कि साइबर अटैक है, चाइना के द्वारा किया गया। यूएसए ने ये बात कही थी उस समय, ओके। तो मैरी टाइम डोमेन्स में भी अगर बात करें तो साउथ चाइना सी को ये हथियार है धीरे धीरे करके, जो आसपास के कंट्रीज उनको थ्रेट दे रहा है, ओके। तो इस तरीके से ये ना सिचुएशन को बदलने की कोशिश करता है। तो ये नेटो मेंबर्स हैं, देखो ये नेटो मेंबर्स, ये यूएसए है, ये कनाडा है, ओके। और इसके अलावा ये सभी यूरोपियन जो कंट्रीज हैं, जो ये पर ग्रीन ग्रीन में जो हाईलाइटेड है, तो ये सभी कंट्रीज मेंबर हैं नेटो के, ओके। तो ये वाला जो देश है ना, ये कौन सा देश है? इसका आंसर करें कमेंट बॉक्स में। और ये जो ऑरेंज कलर में है, ये कौन सा देश है? तो इसका डिस्प्यूट काफी बड़े पैमाने पर बढ़ता जा रहा है रशिया के साथ, ओके। तो क्योंकि इसका एक टेरिटरी हथियाली थी रशिया ने, ओके। तो ये टेरिटरी ये वाली है, नीचे वाली, ओके, छोटी सी। तो कुल कितने मेंबर होते हैं नेटो में? इसका आंसर करें कमेंट बॉक्स में। और कब बनाया गया था नेटो को, इसका पर्पस क्या था इसको बनाने का, उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में आंसर करें। और ये जो मैंने क्वेश्चन पूछा है, ये मैप किस देश का है, ओके, तो उसके बारे में भी आंसर करें। आगे बढ़ते हैं। और अभी बात की जा रही है एडिटोरियल नंबर 1 की। तो यहाँ पर चाइना के बारे में बात करें कि किस तरीके से इंडिया के लिए चैलेंज है और दुनिया के लिए चैलेंज है। स्ट्रॉन्ग इंडिया अलोन कैन कीप चाइना पीसफुल। इंडिया अगर स्ट्रांग होता है तभी चाइना जो है ना सही तरीके से आगे
हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो पीसफुली वो आगे बढ़ पाएगा। तो अभी जून 15 है आज, तो जून 15 अभी 1 साल हो गया। तो 1 साल हो गया कि अभी एनिवर्सरी है जो हमारे जवान शहीद हो गए थे। तो ये पिछले जितना इतिहास था, जब से 1962 में जो वॉर हुई थी चाइना के खिलाफ, जब चाइना ने तिब्बत के ऊपर कब्जा कर लिया था, उसको अपना हिस्सा बना लिया। ओके। तो अभी उसके बाद ये गलवान क्लैशेस 2020 में, उसके बाद ये अभी हुए थे। मतलब 1962 से लेकर अब तक कोई भी मतलब इंडियन सोल्जर नहीं मारा गया था जहां पर चाइनीज सोल्जर नहीं मारा गया था। लेकिन गलवान क्लैशेस हुए पिछले साल, हमारे 20 इंडियन सोल्जर्स थे ओके जो शहीद हो गए। और चाइना के कितने सोल्जर्स उनकी मृत्यु हुई तो उसके बारे में कोई डाटा नहीं दिया गया चाइना की सरकार के द्वारा। तो उसके बारे में यहाँ पर पता नहीं कितने यहाँ पर उनकी मृत्यु हुई। और आगे बात करें कि अभी बहुत बड़े पैमाने पर 2020 से लेकर अब तक जो है ना बातचीत चल रही है। तो लगातार यहाँ पर जो है ना राउंड चल रहे हैं बातचीत के, अलग अलग लेवल्स के ऊपर। ओके, तो मतलब जो इंडिया और चाइना जो है ना वो विड्रॉ करे। ओके, जो ट्रूप्स हैं उनके जो सेना लगी हुई है, सोल्जर्स लगे हुए हैं अलग अलग पोजीशंस के ऊपर। ओके, तो लेकिन उस तरीके से बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है। तो एग्रेशन जो है ना दोनों ओर से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पर आगे बात करें, जो पहले चाइना बोल रहा था कि ठीक है, अभी यहाँ पर डी एस्केलेशन जो है प्रोग्राम, उसके तहत जो है अपनी फोर्सेस को हटाएंगे। जहाँ पर गलवान वैली में चाइना यहाँ पर कह रहा था कि अब यहाँ तक जो है बॉर्डर होगा। ओके, जो पेंगोंग लेक है उसके थोड़ा सा आगे आके बोलता है चाइना कि ये मेरा नया नया बॉर्डर होगा। वो बॉर्डर को हम नहीं मानते हैं, वो डिस्प्यूटेड एरिया है। ओके, तो इस तरीके से चाइना धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। ओके, तो वही चीज चलते यहाँ पर बात करें, जो चाइनीज है ना, वो कह तो रहे थे कि हम पीछे हट रहे हैं, लेकिन वो उस जगह उन्होंने यहाँ पर खाली नहीं किया। Okay, and they had moved into in areas that India considered to be within its side, okay, of the line of actual control, and where Indian troops used to patrol. तो यहाँ पर उस एरिया में आ गए जहाँ पर भारत दावा करता है कि ये हमारे जगह है। ओके, उन एरियाज में आ गए जहाँ पर भारत कहता है कि यहाँ पर आपके ट्रूप्स, चाइना के ट्रूप्स जो है वो मूवमेंट नहीं कर सकते। तो भारत के जो ट्रूप्स है ना, वो वहां पर पेट्रोल ड्यूटी करते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एलएसी बोलते हैं, जो चाइना की साइड हमारा बॉर्डर है। ओके, तो जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर है कश्मीर वाली साइड, ओके, जो कश्मीर अक्यूपाई किया हुआ है पाकिस्तान के द्वारा, तो वहां पर एलओसी बोलते हैं, ओके, लाइन ऑफ कंट्रोल। ओके, तो ये एलएसी होती है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो चाइना के साथ है। दोनों दोनों में आपको कंपैरिजन पता होना चाहिए। और आगे बात करें कि अभी ट्रूप्स को रोटेट करने की बजाय यहाँ पर जो है हैवी आर्मर जो है ना, जो असला है, मिलिट्री असला, उसको तैनात किया जा रहा है, टैंक्स तैनात किए जा रहे हैं। ट्रूप्स को बड़े पैमाने पर यहाँ पर एलएसी पे जो है लाया जा रहा है। तो यहाँ पर बात करें कि एक तो विलेज भी अक्यूपाई कर लिया गया है भूटान के अंतर्गत। ओके, तो भूटान के साथ भी इसके डिस्प्यूट है चाइना के, और इंडिया के साथ भी जितना भी बॉर्डर है उसके वहां पर भी डिस्प्यूट है। हालांकि ये तिब्बत का एरिया है जिसके ऊपर की चाइना का कब्जा है, उसके ऊपर भी चाइना कब्जा करके बोलता है कि ये आपका जो है हमारे साथ, भारत के साथ डिस्प्यूट है यहाँ पर। ओके, तो देखिए पहले से एक देश था तिब्बत, उसके ऊपर कब्जा किया हुआ है 1962 का, और उसी के ऊपर आकर यहाँ पर बोलता है भारत को चाइना की आप जो है इलीगली जो है हमारा एरिया ऑक्यूपाई करके बैठे हुए। ओके, तो इलीगली पूरा देश यहाँ पर ऑक्यूपाई कर लिया गया, और यहाँ पर हमें बातें की जा रही कि आप जो है आपने इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ है। ओके, तो ये पूरी सिचुएशन है अभी। तो भूटान के अंतर्गत भी एक विलेज को ऑक्यूपाई कर लिया गया। तो यहाँ पर चाइनीज एग्रेशन जहाँ पर इंडिया के खिलाफ जो है, तो उसको यहाँ पर ना फोर्सफुली चाइना यहाँ पर किसी ना किसी तरीके का ऐसा एनवायरमेंट बना रहा है। तो अभी भूटान के खिलाफ भी ऐसा ही किया गया, एक विलेज के ऊपर कब्जा किया गया। तो यहाँ पर वो थोड़ा विनम्र कंट्री है। ओके, तो उसके पास इतनी जो है कोई फोर्सेस वगैरह तो है नहीं। ओके, तो इंडिया के ऊपर ही वो डिपेंडेंट है। अगर हम यहाँ पर भूटान की बात करें, तो भूटान और इंडिया के साथ पहले ही एग्रीमेंट है कि अगर भूटान की टेरिटरी को कोई नुकसान पहुंचाता है तो वो चाइना इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो भूटान को बचाना, भूटान की बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करके चलना। तो इसीलिए यहाँ पर डोकलाम इशू हुआ था कुछ साल पहले, 2017 की बात है, जब डोकलाम प्लेटू के ऊपर चाइना ने अपनी यहाँ पर रोड कंस्ट्रक्शन करनी शुरू कर दी थी और भारतीय सेना वहां पर तैनात हो गई। तो तब चाइना ने बोला कि आप अपनी सेना को यहाँ पर तैनात क्यों किया है। तो भारत ने बोला कि हमारा एग्रीमेंट है यहाँ पर भूटान के साथ। ओके, तो यहाँ पर एक विनम्र कंट्री, डोसाइल यहाँ पर एक्सेप्टेंस है। तो यहाँ पर चाइनीज एग्रेशन को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेता है भूटान। ओके, तो कुछ बोलता नहीं है। ओके, और आगे यहाँ पर बात करूँ, जो रेल लाइंस है उसको बनाया जा रहा है चाइना की तरफ से। ओके, तो यहाँ पर जो लोग हैं और जो यहाँ पर मटेरियल है, ठीक है, उसको यहाँ पर रखा जा रहा है। एलो एलो जो एलएसी उसके आसपास लोगों को बसाया जा रहा है, आबादी जो है बसाई जा रही है। ओके, एलएसी के आसपास तो जो बॉर्डर रोड्स हैं चाइना की तरफ, वो भी अच्छे खासे तरीके से डेवलप किए जा रहे हैं।
ओके, तो यहाँ पर जो साउथ चाइना सी है, ओके, तो उसके वहां पर भी अलग से डिस्प्यूट है चाइना का। ओके, तो बहुत सारे देशों को वहां पर भी ये तंग कर रहा है। तो अभी भारत की बात कर रहे हैं कि उनको चाइना की जो एग्रेशन है तो उसके खिलाफ अभी बोलना होगा। ओके, तो यहाँ पर उसको दबाना होगा जिस तरीके से ये आगे कब्जा करते जा रहे हैं हमारी धरती के ऊपर। और अभी रिसेंटली ये कंक्लूडेड समिट हुई है, जो ये 3 दिन की समिट चली थी G7 समिट की। और G7 समिट जो यहाँ पर 7 जो है राष्ट्र यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। तो अभी जब कंक्लूजन हुआ, एंडिंग हुई इसकी, तो यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग शब्दों का इस्तेमाल किया गया चाइना चाइना के लिए। और आगे बात करें कि हालांकि जो चाइना जो है ना, उसकी अगर बात करें तो ये की मार्केट है फॉर जर्मन कार्स। देखो, जर्मनी, फ्रांस, इटली की और ब्रिटिशर्स की बात करें तो यूरोपियन यूनियन के यहाँ पर यूरोपियन यूनियन के अंतर्गत ये आते हैं। हालांकि ब्रिटेन अभी यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है, लेकिन यूरोप में तो आता ही है ना। तो अभी उसी की बात करें कि चाइना ही बड़ी मार्केट है। ओके, जर्मनी की जो यहाँ पर कार्स है, फ्रेंच लग्जरीज हैं, इटली की वाइन की बात करें और ब्रिटिशर्स की जो बैंकिंग प्रणाली उसकी बात करें, तो चाइना यहाँ पर मेन मार्केट है। तो यहाँ से अच्छी खासी इंपोर्ट जाता है चाइना को। तो फिर भी यहाँ पर चाइना के खिलाफ वो बात कर रहे हैं। और दूसरा यहाँ पर यूएस की बात कर रहे हैं। इट वॉज एबल टू परसुएड इट्स यूरोपियन एलाइज। ओके, तो देखो यूरोपियन जो कंट्रीज है ना, तो उनका अच्छा खासा संबंध है यूएस के साथ। ओके, तो वो भी यहाँ पर सपोर्ट करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, अपने यूरोपियन एलाइज है। ओके, तो अभी जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं चाइना को कि यहाँ पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन चाइना के द्वारा किया गया, कहाँ पर जो जिनजियांग प्रोविंस है और दूसरा जो हांगकांग है वहां पर। तो हांगकांग में जैसे अभी एक नया लॉ लाया गया था, तो उनकी जो सीट्स होती, नंबर ऑफ सीट्स जहां से जो है डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, तो वहां पर भी बीजिंग जो है ना उन सीट्स को कम कर रहा है। ओके, मतलब जो हांगकांग के रिप्रेजेंटेटिव है वो उनको कम किया जाए, तो बीजिंग की ओर से सीधी सीधे यहाँ पर सरकार के रिप्रेजेंटेटिव वो बढ़े हांगकांग को चलाने के लिए, जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाती है उनकी। अगर हम सीट्स की बात करें, नंबर ऑफ सीट्स की बात करें, तो जिनजियांग में भी जहाँ पर जो जिनजियांग स्टेट है वो जो भारत का जम्मू कश्मीर है ना, तो वहां पर उसका बॉर्डर लगता है जिनजियांग स्टेट का, जो चाइना का प्रोविंस है। तो यहाँ पर एक मुस्लिम्स की आबादी रहती है, उइगर मुस्लिम्स बोलते हैं उनको। तो उनको भी काफी यहाँ पर मारा जा रहा है चाइना के द्वारा। ओके, तो ये चाइना ये कहता है कि उनको सिखाया जा रहा है, कि ये कैंप में ले जाया जाता है, वहां पर सिखाया जाता है। ओके, तो पाकिस्तान भी इसके खिलाफ नहीं बोलता कि मुस्लिम्स को उनके जो ह्यूमन राइट्स जो है वो वायलेट किए जा रहे हैं चाइना के द्वारा। और आगे बात करें कि एक कॉल भी दी गई G7 समिट के तहत कि फ्रेश इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर शुरू होनी चाहिए। ये जो ओरिजिन हुआ था इस कोरोना वायरस का, उसके बारे में कि ये प्लान कोई यहाँ पर जैविक हथियार बनाकर इसको जो था फैलाने की यहाँ पर कोई कोशिश तो नहीं थी। तो उसके बारे में भी यहाँ पर बात की गई है। और आगे बात करें कि ऐसा भी यहाँ पर जो है देखा जा रहा है, चाइनीज कॉपरेशन इज वाइटल फॉर ग्लोबल चैलेंजेस। तो उसकी कॉपरेशन चाहिए, जितने भी संसारिक रूप है, जितने भी चैलेंजेस आ रहे हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज को अगर उसके ऊपर काबू पाना है तो चाइना के पार्टिसिपेशन होगा, क्योंकि बड़ी इकोनॉमी बड़े पैमाने पर यहाँ पर चीजें बनाती है, तो उतना इम्पैक्ट ग्लोबल वार्मिंग पे होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी। और आगे बात करें, जो यूएस लेड जो अलायंस है has declared its intent to keep the Indo-Pacific free and open। तो इंडो पैसिफिक वाला पूरा रीजन जो है उसको फ्री और ओपन रखना है, तो वहां पर चाइना अपनी दादागिरी नहीं दिखा सकता। तो इसीलिए यूएस जो है अपनी अलग से इंडो पैसिफिक कमांड यहाँ पर लगा के रखता है। ओके, तो ये मिलिट्री कमांड है, नेवी की कमांड है जो लगाई होती है यूएस के द्वारा, कि चाइना अपना इन्फ्लुएंस नहीं दिखा सकता इंडो पैसिफिक रीजन में। साउथ चाइना सी तक यहाँ पर ये सीमित है चाइना, लेकिन इंडो पैसिफिक तक अपनी अप्रोच नहीं लगा सकता, अपनी मनमानी नहीं कर सकता। एंड कोड फॉर फ्री फ्रॉम चाइना इम्पोज रिस्ट्रिक्शन, जहां पर भी रिस्ट्रिक्शंस हैं चाइना के चलते, तो यहाँ पर वहां पर फ्रीली मूवमेंट हो, क्योंकि इंडो पैसिफिक में फ्रीली में लोग जो है अपना व्यापार कर सके, जिस भी देश के साथ जो भी व्यापार करना है उसके हिसाब से अगर बात करें। तो ये यहाँ पर इस मैप को देखिए, ये पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर है। ओके, 1947 से पहले वाला। तो ये उसके बाद में इस तरीके से ये बंटवारा हुआ है, मतलब कब्जा हुआ है पाकिस्तान की तरफ से, इतना एरिया ये कब्जा चुका है पाकिस्तान। ओके, भारत के जम्मू कश्मीर का। और ये वाली जो है ना, इसको बोलते हैं एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। ओके, तो ये सारी की सारी जो है ये लाइन ऑफ कंट्रोल है यहाँ तक। ओके, तो ये पाकिस्तान के बाद जो जम्मू कश्मीर गया है ना, उसमें भी इसने 2 हिस्से किए हैं इसके। तो यहाँ से तोड़ दिया है इसको, यहाँ से तोड़ दिया है। और इतना हिस्सा इसको आज़ाद कश्मीर बोलते हैं, ये लिखा भी है आज़ाद कश्मीर। और ऊपर वाले हिस्से को गिलगिट बाल्टिस्तान बोलते हैं। तो इसको फिफ्थ प्रोविंस यहाँ पर बनाया जा रहा है। तो इस आज़ाद कश्मीर का अलग से प्रेसिडेंट रहता है पाकिस्तान में, और अलग से प्राइम मिनिस्टर रहता है। ओके, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में शुरुआत में प्राइम मिनिस्टर था जम्मू कश्मीर के, पहले प्राइम मिनिस्टर शेख अब्दुल्ला बनाए गए थे जम्मू कश्मीर के आज़ादी के बाद। लेकिन बाद में यहाँ पर सीएम ही रखा गया। ओके, बाद में यहाँ पर कोई प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट, यहाँ पर प्रेसिडेंट की पोस्ट जम्मू कश्मीर में नहीं रखी गई। और ये देखो,
ये इतना हिस्सा भारत के पास है, और यहाँ पर आता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ओके, LAC जिसको हम बोलते हैं, तो ये चाइना के पास है, कब्जा है। ओके, तो ये जब तिब्बत के ऊपर कब्जा किया तब इसके ऊपर भी कब्जा कर लिया, चाइना ने यहाँ पर ऑक्यूपाई कर लिया। तो इधर ही यहाँ पर बॉर्डर है जहाँ पर ये गलवान वैली पड़ती है, जहाँ पर डिस्प्यूट अभी भी है। और ये ऊपर वाली साइड है जिनजियांग प्रोविंस प्रोविंस चाइना का, जहाँ पर उइगुर मुस्लिम्स की आबादी रहती है। ओके, तो इस वाली साइड जो एरिया पड़ता है वो तिब्बत है सारा। तो काफी अरुणाचल प्रदेश तक सारा बॉर्डर तिब्बत का ही है। ओके, और ये देखो, ये अफगानिस्तान का बॉर्डर जो है ना, ये भी कश्मीर के साथ लगता है। वैसे भारत के साथ तो अभी लिंक रहा नहीं है, क्योंकि ये पाकिस्तान के पास चला गया, लेकिन ये पूरी की पूरी एंटाइटी को भारत का हिस्सा हम मानते हैं। और जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन कौन से देशों के साथ भारत का बॉर्डर लगता है, तो उसमें अफगानिस्तान को भी हम शामिल करते हैं। तो ये ध्यान रखें। तो आज़ाद कश्मीर जो पाकिस्तान के पास, उसकी कैपिटल मुजफ्फराबाद है। ओके, और भारत के कश्मीर की जो यहाँ पर राजधानी, उसके बारे में पता ही है, श्रीनगर है, और दूसरी कैपिटल जम्मू है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे बात करें कि जो G7 कंट्रीज जो बातें कर रही हैं, वेलकम है। तो यहाँ पर आर्मी मार्चेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उसको आगे, यहाँ पर उसके रिगार्डिंग हमें जो है आगे बढ़ना होगा, उसी तरीके से आगे काम करना होगा इंडियंस को भी। तो यहाँ पर बात करें कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर भोजन की बात नहीं कर सकते। अगर अभी इन दोनों की बात करें, तो सबसे पहली बात यहाँ पर जो टेक्नोलॉजिकल जो प्रोग्रेस है, मतलब जो कमियां हमें हैं हमारे इकोनॉमी में टेक्नोलॉजी के हिसाब से, उनको सही करना। सो इज व्हाट विल डिटरमाइन इट्स एबिलिटी टू प्रिवेल इन एक्सटर्नल कॉन्फ्रंटेशन। तो यहाँ पर बाहरी जो भी ताकतें, ओके, तो हमारे सामने है, अगर उनसे मुकाबला करना है, तो टेक्नोलॉजी के मुकाबले में इकोनॉमी को आगे बढ़ाना होगा। और यहाँ पर इंडिया हैज टू फोर्टिफाई नॉट जस्ट फॉर्मल फ्रंटियर डिफेंस पोजीशंस बट आल्सो इट्स इकोनॉमी। ओके, तो यहाँ पर जो हमारे फ्रंटियर्स है डिफेंस पोजीशंस, उनको सही नहीं करना है, तो इकोनॉमी को भी यहाँ पर जो है सही करना है। सभी एस्पेक्ट्स के ऊपर नजर घुमा के हमें आगे बढ़ना होगा। तो वर्ल्ड एट लार्ज अंडरस्टैंड दैट a powerful and stable India is necessary condition for keeping China's rise peaceful। चाइना सही तरीके से आगे बढ़े, अगर यहाँ पर आगे इमर्जिंग मार्केट के तौर पर आगे बढ़ रहा है, पीसफुली आगे बढ़े, तो भारत का अहम रोल है वहां पर। ओके, तो बट डज इंडिया पॉलिटिकल क्लास अक्रॉस द बोर्ड, वो तो क्या भारत के जो पॉलिटिकल क्लास है, ओके, तो यहाँ पर वो इस तरीके से काम कर रहा है। तो इट इज टाइम टू फोकस आवर माइंड्स। तो अपने माइंड्स के ऊपर अभी फोकस करने का समय आ गया। तो चलिए अभी बात करते हैं सेकंड एडिटोरियल की। तो यहाँ पर बात करें हाउ नॉट टू अपग्रेड वाइटल वेबसाइट्स, कि जो सबसे जरूरी वेबसाइट्स है ना, उसको यहाँ पर किस तरीके से अपग्रेड नहीं करना है। ओके, तो अभी उसी के बारे में बात करूँ। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं इनकम टैक्स पोर्टल के बारे में। तो एक नया इनकम टैक्स पोर्टल यहाँ पर अनाउंस किया गया है। तो यहाँ पर उसको कहा गया है कि वो मॉडर्न है, कन्वीनियंट और सीमलेस है। मतलब कि जब तक चाहे यहाँ पर उसको यूज किया जा सकता है, और लगातार सर्विस आपको मिलेगी। और कन्वीनियंट है, आसान है थोड़ा, और मॉडर्न है, नए यहाँ पर जो है मॉडर्न टेक्निक्स उसके हिसाब से उसको बनाया गया। लेकिन यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिल रही है, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली यहाँ पर ग्लिचेस आ रहे हैं, एरर्स यहाँ पर लगातार आ रहे हैं। ओके, तो मतलब सही तरीके से नया पोर्टल जो है इनकम टैक्स का, ये काम ही नहीं कर रहा है। और यहाँ पर जो टैक्स पेयर्स हैं, ओके, तो यहाँ पर वो भी अपने आप को लॉग इन ही नहीं कर पा रहे। और जो ट्रांजेक्शन यहाँ पर करना चाह रहे हैं, जो टैक्स उनका बनता है, वो जो देना चाह रहे हैं, वो कर ही नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर वो कैसे जो है आगे काम करें। तो यहाँ पर जो रेलेवेंट फॉर्म्स यहाँ पर अपलोड करने होते हैं, जो भी इनकम टैक्स के रिगार्डिंग जो भी रिटर्न्स वगैरह होती है, जो भी यहाँ पर जो पूरा सिनेरियो रहता है इस पोर्टल के ऊपर जो अपलोड करना है, तो अभी हो ही नहीं पा रहा। ओके, तो रेलेवेंट फॉर्म सच एज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ऑन पेमेंट्स, कि मतलब पेमेंट के वक्त पर कितना टैक्स यहाँ पर डिडक्ट किया गया किसी फर्म के द्वारा, जो GST जो जहाँ इकट्ठा होता है ना, या फिर जो इनकम टैक्स हो रही है, इनकम टैक्स की यहाँ पर बात हो रही है, जो इनकम के रूप पर कितना टैक्स इकट्ठा गया। तो यहाँ पर made to a non-resident or replying to a notice from the income tax department। ओके, तो यहाँ पर इन सब मुद्दों के ऊपर यहाँ पर दिक्कतें आ रही हैं। ओके, तो यहाँ पर जो नोटिस निकाला जा रहा है, उसके ऊपर कोई अगर जवाब तलब करना चाहे, तो उसके बारे में भी यहाँ पर बातचीत नहीं हो रही है। ओके, तो यहाँ पर कोई नॉन रेजिडेंट अगर है, तो उसको यहाँ पर जो पेमेंट की गई इनकम, जो जो यहाँ पर इनकम आपकी इनकम उसके रूप से, तो यहाँ पर उसके ऊपर पूरी डिटेल्स नहीं निकल रही हैं। और आगे बात करें जो जो ओवरसी जो रेमिटेंस आती है, ओके, तो यहाँ पर पैसा भारत में पहुंचता है बाहर के देशों से। ओके, तो उसके बारे में भी यहाँ पर सिचुएशन अभी सही नहीं देखी जा रही। तो यहाँ पर उनको डिफॉल्टर के तौर पर देखा जा रहा है। ओके, तो जो ये नया पोर्टल, उसके तहत ये भी बात की जा रही है। तो रेमिटेंस होता है जो पैसा जो बाहर से आता है। ओके, तो बाहर से जो पैसा जो लोग जो कमा कर घरों में बेचते हैं, वो भी पैसा आ जाता है। ओके,
और इसके अलावा जो कंपनीज कॉर्पोरेट्स होते हैं उनके पास भी पैसा पहुंचता है। ओके, जो ओवरसीज जो रेमिटेंस कंपनीज के जो कॉर्पोरेट्स के पास पहुंचता है। ओके, तो उसके चलते भी यहाँ पर जो ना ओवरसीज जो पार्टीज हैं, बाहर की जो पार्टीज हैं, उनको डिफॉल्टर्स के तौर पर यहाँ पर ट्रीट किया जा रहा है, जो कि गलत है, ये अनएक्सेप्टेबल है, ये बातें सही नहीं है अगर यहाँ पर इनकम टैक्स के पोर्टल के हिसाब से बात करें तो प्रीमियर जो टेक्नोलॉजी सर्विस है जो यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है तो यहाँ पर इन्फोसिस है। ओके, विच शुड हैव थॉट थ्रू द माइग्रेशन बैंक्स मस्ट फिक्स द ग्लिचेस स्विफ्टली। तो ये जो वेबसाइट को जो चला रहा है ना वो इन्फोसिस वाले चला रहे हैं, जो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इन्फोसिस भी सॉफ्टवेयर के हिसाब से काफ़ी बड़ी कंपनी बन चुकी है। ओके, तो ये इनके जो कंपनीज हैं ये यूएसए में भी काम करती है ये इन्फोसिस। ओके, तो वहाँ पर भी अच्छा खासा जो है उन्होंने अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो तैयार किया हुआ है। ओके, तो ये अभी उनको कहा जा रहा है कि माइग्रेशन पैंग अभी भी चल रहे हैं। ओके, भारत में तो आबादी एक जगह से दूसरी जगह अभी माइग्रेट कर रही है, कोरोना वायरस के चलते अपने घरों पे लोग जा रहे हैं। तो इनको सही समय रहते आपको इनको सॉर्ट आउट करना होगा इन प्रॉब्लम्स को। ओके, तो यहाँ पर बात करें कि हम जो है ना नई साइट पे इस तरीके से नहीं जा सकते। ओके, तो यहाँ पर किसी नए प्रोसेस को इस तरीके से अडॉप्ट नहीं कर सकते, नए फीचर्स ऐसे यहाँ पर उसको इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। ओके, एंड डू मैनी मोर कंस्ट्रक्ट चेंजेस एट द बैक एंड, मतलब एक साइड पे ये सभी काम करते रहो। ओके, तो जो अभी जो काम चल रहा था, आई स्टिल वर्किंग ऑन माइग्रेशन यूजर इंटरफेस इश्यूज एंड डिबगिंग द कोड। ओके, तो मतलब हजे अभी भी ना जो अभी काम किया जा रहा है कि जो माइग्रेशन इश्यूज हैं उनके रिगार्डिंग। ओके, तो अभी जो इंटरफेस इश्यूज आ रहे हैं, जो लोग इसको मतलब इस वेबसाइट को जो चलाकर जो है देख नहीं पा रहे हैं। ओके, तो मतलब ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं, जो सेवा ये वेबसाइट दे रही है तो उसको ये ले नहीं पा रहे हैं, तो अभी उसी की बात की जा रही है। ओके, तो ये जो जो भी ट्रांजिशन आपने की है, जो नया प्रोसेस आपने अडॉप्ट किया है, नए फीचर्स इंट्रोड्यूस किए हैं, आप इसको एक साइड पे यहाँ पर और भी बहुत सारे काम आप इसको कर सकते थे एक साइड पे रख के। ओके, तो अभी भी जब इसको आपने लागू कर दिया तो बिना सोचे समझे, मतलब कुछ प्रैक्टिस वगैरह देखी नहीं, कुछ जो इसके इश्यूज आ रहे हैं उसके ऊपर यहाँ पर कुछ फोकस नहीं किया। तो ये सेंस बनती है कि जो पुराना सिस्टम है ना, जो पहले से काम कर रहा था, उसको भी और समय के लिए आप चालू कर दो, जब तक नया सिस्टम जो है वो स्टेबलाइज नहीं हो जाता। तो ये यहाँ पर बात की जा रही है उत्तर की तरफ से। और आगे जीएसटी नेटवर्क की बात कर रहे हैं, तो अगर उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो जीएसटी नेटवर्क थोड़ा अलग है। ओके, अनलाइक द जीएसटी नेटवर्क, द इनकम टैक्स सिस्टम हैज बीन इन प्लेस फॉर ओवर 2 decades नाउ। पिछले 2 दशकों से ये जो अभी का सिस्टम चल रहा था इनकम टैक्स का, तो पिछले 2 दशकों से वो यहाँ पर काम कर रहा था। ओके, तो अभी ऑपरेट उसी के द्वारा किया जा रहा था जिसके द्वारा अभी नए वाले को किया जा रहा है, इन्फोसिस के द्वारा ही। ओके, और आगे बात करें, इट इज नॉट अनरीजनेबल टू एक्सपेक्ट एस्पेक्ट्स ऑफ माइग्रेशन एंड यूजर इंटरफेस टू बी हैंडल्ड फ्लॉलेसली। तो ये मतलब यहाँ पर जो है इन इन बातों को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर कि जो जो यहाँ पर माइग्रेशन के रिगार्डिंग जो डाटा है, जो यूजर इंटरफेस है, जो यहाँ पर अप्रोच करना चाह रहे हैं इनकम टैक्स इस पोर्टल के ऊपर, तो वहाँ पर इतने बड़े पैमाने पर जो है फ्लॉ आ जाए, रुकावटें आ जाएं और लोगों को यहाँ पर जो है परेशानी हो, तो ये बात यहाँ पर सही नहीं है। और आगे बात करें, एन ऑप्शन इज आल्सो टू ऑफर अपडेटेड सिस्टम टू दोस्त यूजर्स हु वुड बी विलिंग टू वॉलंटियर। तो यहाँ पर जो वॉलंटरीली जो यहाँ पर काम करना चाह रहे हैं, तो उनको आप ऑफर करो उन यूजर्स को। ओके, तो ऑप्शन एक तरीके से ऑफर करो कि यहाँ पर जो है सिस्टम को अपग्रेड किया जाए। वंस इट इज फाउंड स्टेबल एंड यूजेबल बाय द वॉलंटियर ऑपरेशनल यूजर्स, द रेस्ट कैन बी इनवाइटेड टू मेक द स्विच। तो अगर यहाँ पर अगर कुछ वॉलंटियर ऑपरेशनल यूजर्स, अगर उनको पाया जाता है कि अभी सही तरीके से काम शुरू कर दिया है इस नए पोर्टल ने, अगर उनको कोई दिक्कत नहीं आ रही, 1 महीना 2 महीना अगर चला के देख लिया, तो फिर उसको बाकी के यूजर्स के लिए आप खोलो कि आप भी जो है अभी नए पोर्टल को यूज कर सकते हैं। और लगातार हम यहाँ पर बात करें, जो यहाँ पर जो 2400 घंटे जो यहाँ पर सर्विस इंडस्ट्रीज जो काम कर रही हैं, ओके, तो वो इस तरीके से अफोर्ड नहीं कर सकती ऐसी सिचुएशन को कि कोई पोर्टल ही यहाँ पर काम करना बंद कर दे। ओके, तो एंड रोल आउट ए न्यू आईटी सिस्टम मस्ट बी प्रेसिडेड बाय रोबस्ट इंटरनल टेस्टिंग एंड आल्सो प्रोवाइडिंग ए फॉल बैक ऑप्शन टू यूजर्स। तो जो भी अगर नया सिस्टम, अगर आईटी सिस्टम लेकर आओ, तो उसमें पहले से अच्छे से अपनी टेस्टिंग कर लो, अपनी अंदरूनी रूप से टेस्टिंग कर लो, बार बार यहाँ पर जो है ना रिवीजन करके देख लो कि हाँ सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, फिर उसको यूजर्स के लिए आप लेकर आओ। ओके, क्योंकि 2400 घंटे यहाँ पर जो है कॉर्पोरेट्स काम कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं, और हर कोई जो हो सकता है, कोई रात को यहाँ पर अपना इनकम टैक्स फाइल करे, कोई यहाँ पर सुबह को करे, कोई दोपहर को करे, कोई शाम को करे, तो अपना अपना समय है। तो अगर ऐसे ही यहाँ पर दुविधा आ जाएगी तो फिर दिक्कतें होंगी, तो फिर यहाँ पर शॉर्टेज भी हो सकती है जो इनकम टैक्स कलेक्शन उसमें। ये एक लेसन है जो कि हमें सीखना चाहिए यहाँ पर जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनसे, तो जो कि यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बाहर काम कर रहे हैं।
वो तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से हमें सीखना होगा बाकी के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को, कि हमारे यहाँ पर ऐसे ग्लिचेस ना कहीं यहाँ पर फ्यूचर में आ जाए। तो सिस्टमैटिक प्रिकॉशन जो है वो यहाँ पर जरूरत है उनकी, कि ऐसी ग्लिचेस ऐसे एरर को हम अवॉइड करके चलें। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एडिटोरियल नंबर 3 में बात की जा रही है, उत्तर प्रदेश के इलेक्शंस आ रहे हैं 2022 में, और कौन से राज्य के इलेक्शंस आ रहे हैं 2022 में, कमेंट बॉक्स में आंसर करना। तो अभी बात की जा रही है कि तूफान आने से पहले ही अभी ना थोड़ा थोड़ा जो है, जो डस्ट है वो उठनी शुरू हो चुकी है अभी। तो अभी बात की जा रही है कि इट्स स्टिल सम टाइम बिफोर इंडियाज लार्जेस्ट स्टेट। तो भारत का सबसे बड़ा स्टेट है आबादी के हिसाब से उत्तर प्रदेश, जिसकी कुल जो लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स हैं वो 403 है। ओके, तो और 80 सीट्स यहाँ पर निकल कर आती हैं लोकसभा की, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोग बनते हैं लोकसभा के थ्रू, और 31 सीट्स इसकी निकल कर आती हैं उत्तर प्रदेश की राज्यसभा की। ओके, तो क्या जो उत्तर प्रदेश है उसके बाद लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में आंसर करें। तो यहाँ पर 2022 की शुरुआत में ही इलेक्शंस होने जा रहे हैं यहाँ पर लोकसभा, सॉरी, ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली 403 सीट्स के ऊपर। ओके, तो अभी उसी की शुरुआत से पहले की बात कर रहे हैं। बट विल द कल्चरल एंड exclusionary politics being played out in Uttar Pradesh gain traction even as the state continues to grapple with COVID-19 pandemic and vaccination drive। तो अभी जो सिचुएशन है उत्तर प्रदेश में, ओके, जिस तरीके से पॉलिटिक्स की जाती है कल्चर के बिना के ऊपर, रिलीजन के बिना के ऊपर, जो अभी 5 सालों में देखने को मिली है, तो क्या दोबारा से उसी रास्ते के ऊपर यहाँ पर पॉलिटिक्स चलेगी? तो यहाँ पर जो कोविड-19 के चलते पैंडेमिक का शिकार होता जा रहा है उत्तर प्रदेश, धीरे धीरे यहाँ पर केसेस बढ़ते जा रहे हैं, वैक्सीनेशन ड्राइव में यहाँ पर डिले देखने को मिल रहा है, तो फिर भी क्या दोबारा से यहाँ पर जो ये पार्टी है आगे बढ़ पाएगी? ओके, तो किस बिना पर आगे बढ़ेगी, यहाँ पर उसी की बात कर रहे हैं। तो यूपी जो है ना वो दोबारा से रीलिंक्विश कर सकता है इट्स पोजीशन एज द हार्टलैंड टू गुजरात। ओके, दोबारा से स्वयं निर्धारित कर सकता है अपनी जो पोजीशन है गुजरात के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर बात करें कि गुजरात के लिए हार्टलैंड है उत्तर प्रदेश, तो मतलब कि काफी सारे पैमाने पर जो हमारे यहाँ के जो यहाँ पर लेबर है उत्तर प्रदेश वाले एरियाज में से, बिहार में से, तो यहाँ पर गुजरात में जाती। गुजरात में ज्यादातर इंडस्ट्रियल एरिया है, ओके, इंडस्ट्रियल सिटीज हैं ज्यादातर, तो काफी सारा कारोबार यहाँ पर होता है। तो ये पिछले 3 डिकेड्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर सिंस द फॉर्मर सेंट ए प्राइम मिनिस्टर टू दिल्ली, ओके, तो यहाँ पर जब पुराने समय में जो यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर दिल्ली में जाते थे, कहने का मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश ही तय करता था। ओके, उत्तर प्रदेश ही तय करता था कि भारत में कौन यहाँ पर शासन करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 80 सीट्स थी, सबसे ज्यादा लोकसभा की सीट्स यहीं पर थी। ओके, तो जैसे पंडित नेहरू की बात करें, ठीक है, तो वो भी इलाहाबाद से ही वो चुनकर आते थे। ओके, तो जो दिल्ली में जो पहुंचते थे एज ए प्राइम मिनिस्टर। ओके, तो इसके अलावा इंदिरा गांधी की बात करें तो वही उत्तर प्रदेश में से ही यहाँ पर उनकी सीट होती थी रायबरेली की, वहां से चुनकर आती थी। ओके, तो ये मतलब पूरा सिनेरियो बात कर रहे हैं। बट विल इट रिगेन इट्स डोमिनेंस इन नेशनल पॉलिटिक्स? तो क्या उत्तर प्रदेश दोबारा से नेशनल पॉलिटिक्स में दोबारा से अपना डोमिनेंस दिखाएगा? क्योंकि अभी तो गुजरात से आ रहे हैं ना प्राइम मिनिस्टर चुनकर, अभी तो उत्तर प्रदेश से तो चुनकर आए नहीं, अभी उसी की बात कर रहे हैं कि क्या दोबारा से अपनी पोजीशन को रिलिंक्विश कर पाएगा, स्वयं स्थापित कर पाएगा उत्तर प्रदेश? तो क्या जो अभी के जो चीफ मिनिस्टर है आदित्यनाथ, ओके, तो क्या अपने आप को बचा पाएंगे एज ए पार्ट ऑफ बीजेपी नेशनल लीडरशिप? क्या उसके तौर पर आगे बढ़ा पाएंगे अपने आप को इफ ही विंस अनदर टर्म इन ऑफिस? क्या दोबारा जब ये दूसरी बार जीतते हैं तो क्या इनका कद बढ़ेगा इनकी नेशनल पॉलिटिक्स में? तो उसी के ऊपर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। तो आगे बात कर रहे हैं कि बहुत सारा स्पेकुलेशन यहाँ पर है, जो अभी एक टसल चल रही है आदित्यनाथ और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी उनके बीच में। तो अभी सेकेंड वेव कोविड-19 की चल रही है, उसी के बीच में ये जो है टसल देखने को मिल रही है। तो स्पेशली यहाँ पर ये सब कुछ देखने को मिल रहा है, जो स्टेट का पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है ना, तो वो बिल्कुल मतलब बुरे तरीके से मतलब ध्वस्त हो चुका है अगर उत्तर प्रदेश की बात करें। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बड़े पैमाने पर ना यहाँ पर डेड बॉडीज की इमेजेस यहाँ पर वायरल हुई हैं कि जो गंगा नदी है, यमुना नदी है, उसके किनारे पे लोगों ने ऐसे ही जो है ना जमीन खोदकर जो कोविड-19 की जो डेड बॉडीज थी उनको ऐसे ही दफना दिया है। तो कुछ यहाँ पर सेमी बड़े यहाँ पर बॉडीज भी यहाँ पर पाई गई, मतलब आधी यहाँ पर दफनाई गई, आधी बाहर है गंगा और यमुना के किनारे। तो ये मतलब सबसे बड़ा कंसर्न था, जिसके चलते टसल बढ़ गया यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर और यहाँ पर जो आदित्यनाथ है उनके बीच में। ओके, दूसरा यहाँ पर जो बाकी के राज्य से बिहार, तो वहां पर भी ऐसे ही कुछ देखने को मिल रहा है, बिकमिंग ऑप्टिक्स ऑफ द वर्स्ट काइंड फॉर इंडिया। तो मतलब इस तरीके की सिचुएशन
इन्हीं दो राज्यों में ज्यादातर देखने को मिल रही है। तो विच गिव्स राइज टू ए सेट ऑफ क्वेश्चन। तो यहाँ पर बहुत सारे सवाल जो है ना यहाँ से उठते हैं। तो क्या यहाँ पर इज देयर डिसएंचेंटमेंट अमंग बीजेपी इलेक्टोरेट्स इन यूपी। ओके, तो यहाँ पर जो आपस में जो बीजेपी के जो इलेक्टोरेट्स हैं उत्तर प्रदेश में, जो यहाँ पर जो बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, तो क्या आपस में वो सहमत है, आपस में इकट्ठे हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि जो आदित्यनाथ है, तो क्या वो इतने काबिल हैं कि दोबारा से उनको री-इलेक्ट किया जा सके। इतने इतने दम पर क्या उन्होंने अपने आप को साबित किया है। ओके, तो आगे यहाँ पर बात करें, शुड ही ए राजपूत ठाकुर बी रिप्लेस टू कंटेन एंटी इनकमेंसी बाय समवन फ्रॉम द ब्राह्मण कम्युनिटी करंटली डिसएंचेंटेड विद द सीएम। ओके, तो क्या मतलब कि जो राजपूत जो प्रजाति है, जो मतलब ये जो कास्ट होती है, कि उनसे यहाँ पर जो है उनको रिप्लेस किया जाए। ये जो एंटी इनकमेंसी मतलब देखो, अभी अभी जो 5 साल राज्य सरकार चल गई, तो यहाँ पर एक एंटी इनकम्बेंसी वही लोग जो ना फिर वोट नहीं करते। कुछ लोग यहाँ पर कुछ परसेंटेज ऐसी होती है जो प्रेजेंट सरकार के लिए वोट नहीं करते। क्यों? क्योंकि उसके जिस तरह भी किसी भी चाल चलन होगा, जिस तरह से भी उन्होंने सरकार चलाएगी, उसको देखते हुए। तो इसी एंटी इनकम्बेंसी को ना इग्नोर करने के लिए कई बार सरकारें क्या करती हैं, जो सरकार चल रही होती ना, तो 1 साल पहले जब इलेक्शन होने होते हैं, जैसे अभी 5 साल खत्म हो जाने 2022 तक, तो अभी 6-7 महीने पहले ही चीफ मिनिस्टर को रिप्लेस कर दिया जाता है। ओके, तो यहाँ पर हो सकता है जो अभी के डिप्टी सीएम है उनको यहाँ पर सीएम लगा दिया जाए। तो क्या इस तरीके से अभी कोई सिचुएशन बन सकती है? तो अभी उसी की यहाँ पर बात कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। और आगे यहाँ पर ये भी स्पेकुलेशन यहाँ पर जो ना, यहाँ पर एक तरीके से लोग यहाँ पर सोच रहे हैं, क्यास लगा रहे हैं कि आदित्यनाथ रिप्लेसमेंट ड्यूरिंग द पैंडेमिक इज बीइंग कंपेयर्ड इन सम सर्कल्स टू नरेंद्र मोदी बीइंग बॉट इन आफ्टर 2001 भुज अर्थक्वेक इन गुजरात टू रिप्लेस चीफ मिनिस्टर केशुभाई पटेल। अब देखो, गुजरात में 2001 में ना बहुत बड़े पैमाने पर भूचाल आया था। ओके, तो काफी नुकसान हुआ वहां पर हुआ था, ओके, भुज वाले एरिया में। तो उस समय केशुभाई पटेल जो थे ना, वो चीफ मिनिस्टर थे, बीजेपी के ही चीफ मिनिस्टर थे। और 2001 में क्या हुआ कि जो नरेंद्र मोदी थे, उस समय ये पार्टी में काम करते थे, बीजेपी में पार्टी में काम करते थे, और अडवाणी जी के साथ रहते थे। और उस समय इनको ऑफर किया गया कि आप जो है ना, आप सीएम बने। ओके, तो उस समय भी इनको कुछ कम ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जा रही थी। ओके, तो कुछ समय के लिए यहाँ पर बनाया जा रहा था। तो फिर यहाँ पर उन्होंने इनके द्वारा भी बातें की कि अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी तो पूरी दीजिए मुझे, अगर मुझे चलाना है तो फिर मुझे ही चलाना है। तो फिर मतलब मैं किसी के अंतर्गत काम नहीं कर सकता, मतलब कि चीफ मिनिस्टर मैं हूँ और मुझे चलाने वाला कोई और हो। जैसे यहाँ पर अगर केशुभाई पटेल की बात करें, अभी इनकी मृत्यु हो चुकी है केशुभाई पटेल की, अभी ये नहीं है। ओके, तो मतलब जब से ये सीएम बने थे उस समय रिप्लेस कर दिया गया इनको, और तब से मतलब लगातार ये सीएम रहे गुजरात के, और बाद में सीधे ये पीएम ही बने हैं। ओके, लगातार जो इलेक्शंस हुए वो सभी इलेक्शंस इन्होंने जीते हैं मेजोरिटी के साथ। और बाद में केशुभाई पटेल और नरेंद्र मोदी के बीच में कभी नहीं बनी। ओके, तो अभी वही बात करेंगे कि आदित्यनाथ का भी ऐसा रिप्लेसमेंट होगा। ओके, जैसे नरेंद्र मोदी को यहाँ पर लगाया गया था केशुभाई पटेल को रिप्लेस करके, तो यहाँ पर केशुभाई पटेल के जैसे ही कि आदित्यनाथ को भी रिप्लेस किया जाएगा, वही बात कर रहे हैं। तो आगे यहाँ पर बात करें कि जो सिर्फ एक फर्क जो नजर आ रहा है 2001 के मुकाबले में, तो डायस्पोरा की यहाँ पर बात कर रहे हैं। फंडेड रिलीफ वर्क एज कैरिड आउट बाय संघ प्रचारक अलॉन्ग विद प्रॉपर्टी डेवलपर्स। तो गुजरात में 2001 के आसपास क्या हुआ था, उससे पहले की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि मतलब जो संघ प्रचारक, जो आरएसएस की यहाँ पर बात हो रही है, उनके जो प्रचारक हैं, तो उनके द्वारा यहाँ पर एक रिलीफ वर्क जो है ना, उसका यहाँ पर काम यहाँ पर शुरू किया था कि फंड जुटाना है। ओके, तो डायस्पोरा फंडेड रिलीफ वर्क यहाँ पर काम किया गया इसके रिगार्डिंग। तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी डेवलपर्स थे, ओके, तो उनको भी साथ में लिया गया। ओके, तो उस फंड को जुटाने के लिए। और उसके बाद यहाँ पर जो प्रॉपर्टी डेवलपर्स थे उनको यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट्स दे दिए गए कि आपने अर्बन रिकंस्ट्रक्शन काम में जो है इन वर्क्स में आपने काम करना है। ओके, तो मतलब जो बिल्डिंग्स होंगी उनको निर्माण करना है। तो यहाँ पर उसके यहाँ पर जो अर्थक्वेक के बाद में यहाँ पर सिनेरियो देखने को मिला था। अर्थक्वेक जो भूचाल आ गया, तो यहाँ पर अर्बन लोकल बॉडीज जो भुज वाला एरिया था, तो उनके ऊपर प्रेशर आ गया कि दोबारा से शहर का निर्माण करना है। तो अब उनको इस तरीके से यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। ओके, तो इस तरीके से पैसा इकट्ठा किया गया संघ प्रचारक के द्वारा, प्रॉपर्टी डेवलपर्स के द्वारा। और बाद में प्रॉपर्टी डेवलपर्स को यहाँ पर ठेका दिया गया कि आप जो है अभी दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करो यहाँ पर इस पूरे शहर को। ओके, तो उसी के चलते यहाँ पर ना उसी समय यहाँ पर जो बीजेपी का जो इलेक्शन का ऑफर था उसकी बात कर रहे हैं, तो जिसके बारे में यहाँ पर एक किताब लिखी गई है एडवर्ड सिम्पसन के द्वारा, 2014 की किताब, तो उसमें भी यहाँ पर बात की गई है।
तो किताब का नाम है द पॉलिटिकल बायोग्राफी ऑफ एन अर्थक्वेक आफ्टरमैथ एंड अमनेशिया इन गुजरात इंडिया। तो मतलब कि किस तरीके से भूचाल आने के बाद पूरी तरीके से सरकार ही बदल गई, तो उसकी बात यहाँ पर कर रहे हैं। और यहाँ पर यूपी के हिसाब से यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं कि यहाँ पर देखो कोई ऐसा प्रचारक डेडिकेशन का काम तो यहाँ पर यूपी में तो हुआ नहीं। ओके, तो यहाँ पर कोविड रिलीफ के चलते कोई पैसा तो जुटाया नहीं गया। ओके, जिसके चलते हम कहेंगे कि कुछ यहाँ पर कोई करप्शन के चार्जेस यहाँ पर हो। तो यहाँ पर ऐसे बात कर रहे हैं कि कुछ जो इंटरफेरेंस जो पाए जा रहे हैं ना, तो यहाँ पर वो जैसे उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े पैमाने पर जो लोगों की मृत्यु हो रही है लगातार। ओके, और दूसरी ओर यहाँ पर जो ना लोकल बॉडीज के इलेक्शन अभी हाल ही में होकर हटे हैं, तो वहां पर भी परफॉर्मेंस उत्तर प्रदेश में बहुत खराब हो गई है बीजेपी की। ओके, जो अभी लोकल बॉडीज के इलेक्शन हुए हैं। और आगे बात करें, बट रिमेंबर डिस्पाइट हैविंग डन एवरीथिंग टू कंटेन एंटी इनकम्बेंसी, बीजेपी इन गुजरात वेंट इनटू इलेक्शंस 2002 इलेक्शंस। ओके, तो अभी इस बात को यहाँ पर याद रखने की बात कर रहे हैं कि बीजेपी के पास 2001 में गुजरात में भी एक एंटी इनकम्बेंसी हो गई थी केशुभाई पटेल के चलते। ओके, तो 2002 में फिर भी यहाँ पर इलेक्शंस में गई बीजेपी एंड विद अनदर बर्निंग इशू। ओके, तो यहाँ पर 2002 में एक और इशू उनके सामने हो गया था। वो क्या था, वो जो मतलब दंगे हुए थे गुजरात में, तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू हो गया था। तो यहाँ पर जो हिंदू राइट विंग की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि उनकी मोबिलाइजेशन हुई, कंसोलिडेशन यहाँ पर हुआ, बहुत बड़े पैमाने पर लड़ाई झगड़ा हुआ, तो यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी से काफी लोग मारे गए इन दंगों में। ओके, तो यहाँ पर ये भी सिचुएशन यहाँ पर बीजेपी ने फेस की 2002 में। ओके, तो उसके बाद यहाँ पर 2002 में ही फिर आगे इलेक्शंस होते हैं, तो फिर यहाँ पर बीजेपी जीत जाती है। तो वही बात कर रहे हैं, बट लेसन बीजेपी में वांट टू लर्न ओके इन द रन अप टू यूपी 2022 ओके फ्रॉम गुजरात 2002। ओके, तो 20 साल पहले जो 2002 में गुजरात में इलेक्शन हुए थे, तो उससे अभी बीजेपी क्या सीखने वाली है? अभी यूपी में जो 2022 में इलेक्शन होने वाले हैं, अभी उसी की बात कर रहे हैं। तो विल बी एविडेंट इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो आने वाले समय में अभी कुछ महीनों में पता चल जाएगा कि बीजेपी क्या करने जा रही है अभी। सो अभी जो साइंस है, तो यहाँ पर वही है, बड़े पैमाने पर जो यहाँ पर जो है कंसोलिडेशन की यहाँ पर बात की जा रही है, बट देयर आर साइंस ऑफ मेजोरिटेरियन कंसोलिडेशन ऑलरेडी मैनिफेस्टिंग। So the series of events last month, which included the demolition of an old age mosque in Barabanki in violation of Allahabad High Court order। तो अभी कुछ पिछले महीने यहाँ पर कुछ इवेंट्स ऐसे हो चुके हैं जिसमें एक मस्जिद को ढाए जाने की बात की जा रही है। पुरानी मस्जिद थी बाराबंकी में, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि उसको नहीं तोड़ना, लेकिन फिर भी इसको उनके ऑर्डर के खिलाफ जाकर तोड़ा गया। ओके, द किलिंग ऑफ मुस्लिम वेजिटेबल वेंडर इन उन्नाव, तो यहाँ पर उन्नाव तो पहले से भी यहाँ पर न्यूज में है। तो यहाँ पर एक रेप पीड़ित लड़की थी जिसके बाप को मार दिया गया, और मतलब बीजेपी का ही एक एमएलए था जिसके ऊपर चार्जेस थे, बाद में बीजेपी से उसको हटा दिया गया। तो यहाँ पर एक मुस्लिम सब्जी बेचने वाला था जिसको कि उन्नाव में मार दिया गया, रिपोर्टरली बाय पुलिसमैन एंड को विजिलेंस। तो यहाँ पर पुलिस के द्वारा और यहाँ पर जो गौ रक्षक जो होते हैं उनके द्वारा मार दिया गया। ओके, इसके अलावा यहाँ पर बात करें कि मुस्लिम लड़के की यहाँ पर मुरादाबाद में उसको यहाँ पर पीटा गया, तो मे बी रीड एज साइंस ऑफ प्री इलेक्शन ग्राउंड स्वेल। ओके, तो मतलब इलेक्शन से पहले जो एक तरीके से जो ग्राउंड खराब होती जा रही है ना बीजेपी के लिए, तो अभी उसके लिए यहाँ पर जो है काफी सारे पॉइंट्स अभी बीजेपी के सामने है कि वो मतलब कुछ उनको नया करना पड़ेगा। ओके, तो नए कुछ इंसिडेंट्स यहाँ पर सीरीज इवेंट्स जो है ना, अभी इनको खुद को भी यहाँ पर नए तरीके से सोचना पड़ेगा कि 2022 में इलेक्शंस के लिए कैसे जाना है। और आगे बात करें कि द proportion of Muslim representation in recently concluded local bodies election in UP is yet to be obtained। Enhanced representation of Muslims can lead to Hindu consolidation। तो कहने का यहाँ पर मतलब है कि जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, तो अभी जो 2021 के अभी जो यूपी लोकल बॉडी सिलेक्शन हुए, तो अभी पूरे यूपी में हम ये नहीं कह सकते कि मुस्लिम्स पॉपुलेशन का यहाँ पर जो है मुस्लिम पॉपुलेशन का यहाँ पर जो है उसका डोमिनेंस रहा है इलेक्शंस में। ओके, तो जिसके चलते यहाँ पर जो हिंदू कंसोलिडेशन है, जो उनकी जो एकत्रितता है, मतलब उसके ऊपर यहाँ पर कोई पहचान जो है नुकसान पहुंचा। तो यहाँ पर कुछ एरियाज की बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर 2017 की बात करें तो यहाँ पर जो लोकल बॉडी से लेके जो इलेक्शन हुए थे, तो उस समय जो वेस्टर्न यूपी वाला एरिया था, ओके, तो यहाँ पर ज्यादातर जो था ऐसे सिम्टम्स यहाँ पर देखे गए थे, यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर इन एरियाज में मुस्लिम आबादी कुछ आपको ज्यादा देखने को मिलेगी वेस्टर्न यूपी के अगर एरियाज की बात करें। ओके, तो उनका इन्फ्लुएंस रहता है जब भी लोकल बॉडीज के इलेक्शन हो, जहाँ पर जो स्टेट इलेक्शन हो। ओके, तो चाहे एमएलएस के इलेक्शन हो चाहे एमपी के, तो उस एरियाज में मुस्लिम्स का काफी इन्फ्लुएंस रहता है। ओके, वेस्टर्न यूपी की अगर बात करें। और आगे यहाँ पर बात करें कि एक सुधा पाई और सज्जन कुमार
यहाँ पर उनकी एक टर्म है एवरीडे कम्युनलिज्म, मतलब हर एक दिन जो है कम्युनलिज्म यहाँ पर चलाया जा रहा है। वो तो ये बातें इन्होंने कही थी, इनकी किताब थी यूपी राइट्स के ऊपर। तो यहाँ पर 2018 में ये किताब आई थी। ओके, दैट हैज बीन एट प्ले। तो पहले, इससे पहले ये प्ले हुआ करता था इसी कम्युनिज्म के ऊपर, 2013 से ये प्ले चल रहा था। और इससे यहाँ पर जो ये प्ले जो चीज दर्शाता था वो ये था मेजोरिटेरियन स्ट्रेटेजी, मतलब जो जिस पॉपुलेशन की यहाँ पर मेजोरिटी है इस उत्तर प्रदेश राज्य में, तो उनकी स्ट्रेटेजी क्या रहती है। ओके, किस तरीके से बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो वायलेंस यहाँ पर किया जाए, स्पेशली मुस्लिम्स को टारगेट करके। ओके, किस तरीके से उसको आगे बढ़ाया जाए, किस तरीके से जो लो स्केल कम्युनिज्म कम्युनल टेंशन जो है ना वो बढ़ाई जाए, और एक डर का भाव जो है वो क्रिएट किया जाए मुस्लिम्स के खिलाफ। तो ये यहाँ पर बात की जा रही है ऑथर के द्वारा। और आगे बात की जा रही है कि जो खबरें यहाँ पर जो आ रही हैं, जो यहाँ पर आदित्यनाथ मोदी का जो टसल है। ओके, तो ये सबसे बड़ा इशू यहाँ पर इसलिए भी बन गया कि अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी की एक विश थी कि यहाँ पर एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट है जिनका नाम है अरविंद शर्मा, तो उनको जो है, एक ब्राह्मण है वो, तो उनको डिप्टी सीएम लगाया जाए। ओके, लेकिन सीएम जो है आदित्यनाथ, तो उन्होंने यहाँ पर मना कर दिया कि ऐसा नहीं किया जाएगा। तो इसी के चलते टसल हो गया मोदी जी और आदित्यनाथ के बीच में। और दूसरा जो रामदेव है, तो उन्होंने भी यहाँ पर एक जो है रिमार्क्स दे दिया एलोपैथी के खिलाफ, एलोपैथी की दवाइयां जो उसके खिलाफ, ओके, डॉक्टर्स के खिलाफ। ओके, तो इससे भी यहाँ पर ना डाइवर्जन हो गई, मतलब कि बीजेपी को मदद मिल गई। और यहाँ पर जो अटेंशन थी, जो इशू यहाँ पर चल रहा था, कोविड रिलेटेड चैलेंजेस हैं यूपी में काफी, तो काफी मिजरीज यहाँ पर यूपी में देखने को मिली। तो ये लोगों की यहाँ पर जो बॉडीज दबी हुई हैं, ओके, गंगा किनारे, तो उसके ऊपर से ध्यान हटाने की कोशिश की गई। तो अभी वही बात कर रहे हैं कि ये जो ऐसी पॉलिटिक्स है डाइवर्जन की, क्या सही मायने में बीजेपी की मदद कर पाएगी? और जो आदित्यनाथ की जो एंटी इनकम्बेंसी है, उससे यहाँ पर क्या पार लगा पाएगी उसकी नैया? ओके, तो लोगों को तो ये अभी गुस्सा होगा, क्योंकि हर बार 5 सालों में कुछ सेक्शन ऐसा होता है जिनको गुस्सा हो जाता है सरकार के खिलाफ कि अभी इनको बदलना चाहिए। वो डिपेंड करता है जब इलेक्शंस होते हैं कि उनकी तादाद कितनी है, इतने लोगों की। अगर कम है तो फिर वो नहीं बदल पाते, अगर ज्यादा है तो बदल देते हैं। ओके, तो ये यहाँ पर सिचुएशन रहती है। तो हमेशा पॉलिटिक्स में डाइवर्जन की पॉलिटिक्स भी बहुत होती है। ओके, तो यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा मुद्दा डाल दिया जाता है जिससे जो मेन मुद्दा होता है ना, जिसके ऊपर लोगों का ध्यान होता है, वो भटक जाए। जैसे अभी यहाँ पर स्वामी रामदेव की जो रिमार्क्स उसकी बात कर रहे हैं। तो ऐसी चीजें चलती हैं पॉलिटिक्स में। और आगे बात करें जो डिस्कशंस है सोशल मीडिया में, तो वो भी बढ़ती जा रही है कि अभी किस तरीके से जो यहाँ पर गांव की जो फिजिकल स्पेसेस हैं और जो मोहल्ला गॉसिप्स, तो वहां पर जो है बातचीत और बढ़ती जा रही है आपस में। जो इसके अलावा जो फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहे हैं उसके अलावा उसकी रिगार्डिंग भी यहाँ पर जो बातचीत है, ये भी मुद्दा है कि यहाँ पर है कि, तो ये पूरे के पूरे यहाँ पर सिचुएशन है। जो पीजन ग्रीवेंसेस है, जो उनके दुख है, तो उनका भी यहाँ पर निवारण नहीं किया जा रहा। ठीक है, तो मतलब मदद नहीं किया जा रहा किसी न किसी तरीके से। और जो राइट विंग पॉलिटिक्स यहाँ पर की जा रही है यहाँ पर बीजेपी की तरफ से उत्तर प्रदेश में। ओके, तो यहाँ पर बात करें, बी हेल्पिंग डाइल्यूट एनी एंटी रिटेनर्स रिसेंटमेंट। ओके, तो मतलब हो सकता है कि मतलब इस तरीके से मदद हो पाए, तो मतलब जिस तरीके से आदित्यनाथ दोबारा जो है पावर में आ जाए। तो ये डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी है, किस तरीके से ये कंट्रोल करके चलते हैं, अलग अलग मुद्दों के ऊपर अपना जो है किस तरीके से उनको हेल्प करते हैं, उनके दुखों का निवारण करते हैं। तो regardless of its electoral prospects in the face of COVID-19, tackling a ravaged economy, mounting unemployment and naked profiteering, it seems inevitable that BJP will resort to pushing the foot down harder on the pedal of the communal politics. To consider this as mere bogey would be to be in denial. तो सिचुएशन जो है ना सामने, तो कोविड 19 की सिचुएशन है। ओके, तो उसके सामने जो है अभी इलेक्शंस होंगे, अभी जैसे वेस्ट बंगाल में होकर हटे हैं, तो अभी थोड़ा सा कंट्रोल हो रहा है कोविड 19। ओके, तो इकोनॉमी जो है उसकी भी हालत बदतर है। ओके, अनएम्प्लॉयमेंट की जो है वो, मतलब बहुत बड़े पैमाने पर अनएम्प्लॉयमेंट हो चुकी है, अच्छे अच्छे लोगों के रोजगार चले गए। ओके, जो अच्छे, जिनके पास कुछ टैलेंट भी है, उनका भी रोजगार नहीं है। ओके, तो यहाँ पर प्रॉफिटिज्म जो है, खुलेआम जो है प्रॉफिटिज्म के ऊपर काम किया जा रहा है लोगों के द्वारा, जो कंपनीज उनके द्वारा। तो ये पूरे सिचुएशंस हैं कि जिनको की मतलब सामना करना है जिस सिचुएशन का, फिर आगे कदम बढ़ाना है, तो ये बहुत सख्त कदम हो सकता है। ओके, अगर क्रिमिनल पॉलिटिक्स के हिसाब से अगर हम बात करें कि जहाँ पर रिलीजन के हिसाब से पॉलिटिक्स हो, तो उत्तर प्रदेश में होती है इस बड़े पैमाने पर। ओके, तो ये इस पूरी सिचुएशन को कंसीडर करके आगे बढ़ना होगा, तभी जो है जो भी इनका सोल्यूशन है कि मतलब कौन आएगा सत्ता में, उसके ऊपर ये बातचीत कर सकेंगे और कोई निर्णय ले सकेंगे। और अभी बात करते हैं आज के इकोनॉमिक कंसेप्ट का। आज का जो टॉपिक है वो है एफओबी। तो एफओबी का मतलब है फ्री ऑन बोर्ड। ओके, तो ये एक एब्रिविएशन है फ्री ऑन बोर्ड की। तो ये कब यहाँ पर यूज की जाती है? व्हेन इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंटिंग। ओके, तो यहाँ पर द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंटिंग ओनली द बेसिक प्राइसेस ऑफ एक्सपोर्ट्स and imports of goods
और काउंटेड। ओके, तो बेसिक प्राइसेस जो होते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स के, जो यहाँ पर गुड्स के जो प्राइसेस होते हैं उनको यहाँ पर काउंट किया जाता है। तो लोडिंग कॉस्ट को भी यहाँ पर डाला जाता है, जो मतलब कि जो जहाज़ों के ऊपर सामान चढ़ाया जाता है, जब वो उतारा जाता है। ओके, तो लोडिंग एंड लोडिंग कॉस्ट, तो इनको भी यहाँ पर डाला जाता है। सो इट डज नॉट काउंट द कॉस्ट इंश्योरेंस फ्राइट चार्जेस। ओके, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट आपने रखा है उसके ऊपर उसका जो इंश्योरेंस चार्जेस है ना, उसको यहाँ पर काउंट नहीं किया जाता, क्योंकि इंश्योरेंस होता है हर एक चीज़ का। अगर सामान शिप के ऊपर गया, आगे गया, कहीं डूब के खराब हो गया, तो इंश्योरेंस रहता है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर उस इंश्योरेंस कॉस्ट को यहाँ पर नहीं काउंट किया जाता। ओके, इनकर्ड इन ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स फ्रॉम वन टू अनदर कंट्री। ओके, तो फ्री ऑन बोर्ड यहाँ पर कंसेप्ट होता है, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंटिंग के हिसाब से यहाँ पर होता है। ओके, यहाँ पर सिर्फ बेसिक प्राइसेस जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के गुड्स के, वो जो है वो शामिल किए जाते हैं। तो यह पूरा ओवरऑल सिनेरियो कैसा लगा, पूरा न्यूज़पेपर यहाँ पर डिस्कस किया गया है। पूरे न्यूज़पेपर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको निचोड़ने की यहाँ पर मैंने कोशिश की है। तो कैसा लगा आपको लेक्चर, अपना फीडबैक जरूर दें, शेयर करें इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।